इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 1, चैप्टर 1 मेड। ये कमबख्त प्यार भी अजीब होता है। इंसान को जीना तो सिखा देता है और मरना भी सिखा देता है। अगर नहीं सिखाता तो सिर्फ अपना पहला प्यार भुलाना। शायद इसीलिए तो कहते हैं प्यार कोई खेल नहीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है विराज अग्निहोत्री से, जो भी 28 साल का हैंडसम, डैशिंग और सक्सेस बिजनेसमैन है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसकी कई बेकरी की चैन है। कहने के लिए उसके पास सारी खुशियां हैं, नहीं है तो सिर्फ उसका प्यार। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। जी हाँ, उसकी पत्नी रूपा विराज से बहुत दूर जा चुकी है, ऐसी जगह जहां से कोई लौटकर वापस कभी नहीं आता। और जाते जाते विराज की सारी खुशियां, उसकी सारी तमन्नाएं अपने साथ ले गई। और उसके जाने के बाद विराज जिंदगी तो जीता है, लेकिन एक दर्द के साथ सांसें भी लेता है, एक दर्द के साथ। सुबह का समय था, घड़ी पर 9 बज चुके थे। विराज सुबह सुबह रेडी होकर बेकरी के लिए निकल रहा था। तभी विराज की छोटी बहन विनती ने विराज से कहा, भैया, रिद्धिमा की मेड के लिए तुमने पेपर में इश्तिहार तो दे दिया था ना। विनती विराज की छोटी बहन, जो कि विराज के साथ ही रहती और उसकी बेटी रिद्धिमा का भी ख्याल रखती। रिद्धिमा विराज के पास रूपा की आखिरी निशानी थी, यानी उसकी इकलौती है 6 महीने की बेटी, जिसे रूपा विराज के पास छोड़ गई। विनती और विराज उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते। उसकी बात सुनकर विराज ने पीछे पलटकर देखा और उसे रिप्लाई किया, हाँ विनती, मैंने ऐड दे दिया है। उसकी आवाज में एक संजीदगी और अजीब सा खालीपन था, जो कि हमेशा ही हुआ करता था रूपा के जाने के बाद से। उसकी बात सुनकर विनती ने विराज से जिद करते हुए कहा, भैया सच सच बताए, हर बार की तरह कहीं आप भूल तो नहीं गए। फिर उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रिद्धि की देखभाल करने के चक्कर में मेरा सारा दिन निकल जाता है। अब मेरा एग्जाम भी सर पर है। ये बात अलग है कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे पढ़ाई भी तो देखनी होगी ना। उसकी आवाज में उसकी शिकायत झलक रही थी। विराज ने रिप्लाई करते हुए कहा, वीनू तू इतनी सफाई क्यों दे रही है? बोल दिया ना, पेपर में ऐड दे दिया है। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, मुझे बकरी जाना है। कहते हुए विराज कीज लेकर बकरी के लिए निकल गया। उसकी आवाज में कुछ नाराजगी थी। उसके जाने के बाद विनती खुद से बात करती हुई कहने लगी, भैया को न जाने क्या हो गया है, भाभी के जाने के बाद से बहुत अजीब हो गए हैं, जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। बड़बड़ करती हुई विनती पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। इसी दौरान उसे रिद्धिमा के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। विनती भागकर रिद्धिमा के पास पहुंची और उसे बड़े प्यार से गोद में उठाकर उसे बड़े प्यार से पुचकारने लगी, अरे मेरी प्यारी रिद्धू, मेरी छोटी सी रिद्धि बुआ की लाडली रिद्धू। ऐसा कहते हुए विनती छोटी सी रिद्धिमा को गोद में खिलाने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पास में रखी टेबल पर पड़ी, जिस पर विराज अपनी बेकरी की चाबी भूलकर चला गया था। चाबी देखकर विनती पास की दीवार पर लगी रूपा की फोटो देखकर विनती की आंखें कुछ नम हो गई थी। वह रूपा की तस्वीर से बात करते हुए कहने लगी, ओ गॉड, भैया फिर से अपने बेकरी की चाबी ये भूल गए हैं। कितने भुलक्कड़ हो गए हैं भैया। क्यों भाभी, क्यों मेरे भैया को छोड़कर चली गई? फिर उसने खुद को संभालते हुए मन में सोचा, भैया को फोन करके बता देती हूँ, वरना बेवजह परेशान होंगे। ये सोचते हुए विनती रिद्धिमा को गोद में पकड़े हुए ही ड्राइंग रूम में रखे हुए लैंडलाइन फोन के पास पहुंची और पास में रखे सोफे पर बैठकर उसने विराज को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही वह बोल पड़ी, हेलो विराज भैया, आप अपनी बेकरी की चाबी घर पर भूल गए हैं। उसकी बात सुनकर विराज हड़बड़ाते हुए बोला, ओ मैं राजू को भेजकर मंगवा लेता हूँ। थैंक यू वीनू। उसकी बात खत्म होते ही विनती विराज को छेड़ते हुई बोली, इट्स ओके भैया, पता नहीं अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। और बगैर विराज का जवाब सुने ही उसने फोन कट कर दिया। दूसरी ओर विनती का फोन कट होने के बाद विराज वहीं अपनी बेकरी के सामने बनी हुई सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने पॉकेट से अपना पर्स निकाला। कुछ सोचते हुए विराज ने पर्स को खोला, जिसमें रूपा की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर को देखकर विराज उससे बात करता हुआ बोला, ओ मेरी रूपा, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारे सिवा तो मेरा जीना ही दुश्वार हो गया है। रूपा को याद करते हुए विराज की आंखें नम हो गई थी। इसी दौरान विराज की बेकरी का हेल पर राजू वहां पहुंच गया और विराज को बेकरी की सीढ़ियों पर बैठे देख उसने उससे कहा, भैया अभी तक आपने बेकरी नहीं खोली। राजू की बात सुनकर विराज का ध्यान टूटा। फिर उसने उसे ऑर्डर करते हुए कहा, राजू घर जाकर जल्दी से बेकरी की चाबी ले आओ। मैं जल्दी में चाबी लाना भूल गया। जी भैया जी, इतना कहकर राजू चला गया।
राजू के वहां से जाने के बाद विराज ने एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़े हुए पर्स में रूपा की तस्वीर में खोने लगा। तस्वीर देखते देखते विराज अपने अतीत में जाने लगा था। उनकी वो पहली मुलाकात टैक्सी में हुई थी 2 साल पहले, जब विराज ने एक टैक्सी बुक की और उसमें बैठ गया। उस दौरान वो फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनी पड़ी। उसने बाजू में देखा। पहले से टैक्सी में उस लड़की को मौजूद देखकर विराज कुछ हचकचा गया और उससे गौर से देखने लगा। फिर उस लड़की ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, अरे साहब, ये टैक्सी पहले मैंने बुक की थी, आप ये कैसे बैठ गए? उद्धरण। वह लड़की विराज को डांट ही रही थी, लेकिन विराज उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में गुम होता चला जा रहा था। गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके गुलाबी होंठ, चमकदार चेहरा जिस पर उस लड़की ने सफेद चूड़ीदार पहन रखा था, जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। रूपा को पहली बार देखकर विराज मन में सोच रहा था, ये तो है मेरी मिस परफेक्ट। इसी दौरान विराज की नज़र रूपा नेकलेस पर पड़ी, जिस पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बड़े स्टाइलिश तरीके से रूपा लिखा हुआ था। रूपा विराज को अब भी डांट रही थी, लेकिन विराज को उसकी डांट का कोई असर नहीं पड़ रहा था। रूपा ने अपनी आवाज थोड़ी और तेज की और कहा, ओ मिस्टर, कहाँ गुम हो? सुबह सुबह नशा करके घूम रहे हो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा तुमसे मैं क्या कह रही हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लोगों को समझे। जहां लड़की देखी नहीं कि लग गए लाइन मारने। चलिए टैक्सी से उतरिए, ये टैक्सी मैंने बुक की थी। उसकी तेज आवाज से विराज का ध्यान टूटा। विराज ने शरारती नजरों से देखते हुए रूपा से कहा, अगर मैं आपकी टैक्सी से नहीं उतरा तो आप क्या करेगी मिस रूपा? रूपा ने आंख दिखाते हुए विराज से कहा, हाउ डेयर यू? आजकल के लड़के कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मेरा नाम पता मालूम करके निकले हो क्या? विराज ने मुस्कुराते हुए रूपा से कहा, अरे नहीं मैडम, आपकी नेकलेस ने मुझे आपका नाम बता दिया। अच्छा चलिए उतरिए टैक्सी से, रूपा ने विराज को उतरने का इशारा करते हुए कहा। वैसे भी मुझे देर हो रही है, कहते हुए रूपा ने अपनी आवाज कुछ धीमी कर ली थी। उसकी बात खत्म होते ही विराज मुस्कुराते हुए उससे बोला, ठीक है मैडम, आप इतने अच्छे से कह रही हैं तो लखनऊ से हैं हम। हमें अपनी तहजीब तो दिखानी ही होगी ना। विराज की बात सुनकर रूपा कुछ हड़बड़ाती हुई सी बोली, क्या आप लखनऊ से हैं? आप ये दिल्ली में क्या कर रहे हैं? रूपा ने विराज से सवालिया नजरों के साथ पूछा था। विराज कुछ और बोल पाता कि इससे पहले ही गाड़ी में मौजूद टैक्सी ड्राइवर बोल पड़ा, अरे मैडम, आप लोगों को यदि बात करनी है तो मैं टैक्सी आगे बढ़ाऊं। फिर रूपा ने ड्राइवर को देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भैया, आप बस 5 मिनट रुक जाइए। देख नहीं रहे हम कुछ बात कर रहे हैं। रूपा ने विराज की ओर देखकर आगे कहा, आप लखनऊ से ये क्या करने आए हैं? उसका सवाल सुनकर विराज ने कुछ देर सोचा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, जी हम आपको क्यों बताएं? कहीं भी एक हैंडसम लड़का आप लड़कियों ने देखा नहीं कि लग गई लाइन मारने। उसकी बात सुनकर रूपा गुस्सा हो गई। वह कुछ कह पाती कि इसके पहले ही विराज टैक्सी से उतर गया। टैक्सी से उतरने के बाद वो मन में सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। वह सोच ही रहा था कि रूपा की टैक्सी चल पड़ी थी। विराज एक जगह खड़े होकर टैक्सी को तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई। उधर टैक्सी में रूपा गुस्सा करती हुई खुद से बातें करने लगी, लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं क्या? वह तो तहजीबों का शहर है। पता नहीं क्यों ऐसे सरफिरे लोग लखनऊ का नाम खराब करते हैं। उद्धरण। अपनी जगह पर खड़े विराज की नजरों में रूपा का चेहरा बार बार घूम रहा था। वो अब टैक्सी को देखने की कोशिश करता हुआ सोचने लगा, पता नहीं इस लड़की से दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। उधर रूपा विराज के बारे में अब भी सोच रही थी। वो सोच रही थी, लखनऊ से दिल्ली आया हुआ है, कौन है ये, और पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उसका ख्याल आ रहा है। रूपा के ख्यालों में टैक्सी ड्राइवर ने दखल देते हुए पूछा, मैडम कहाँ छोड़ना है आपको? आपने तो बताया ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर के सवाल से रूपा का ध्यान टूटा। उसने कहा, हाँ मुझे कैप्यूचिनो उतार दीजिए, चांदनी चौक के पास वाला। जी मैडम, इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चांदनी चौक की ओर टर्न कर दी। रूपा का फोन बजा। उसकी मां निशा का कॉल आ रहा था। रूपा ने फोन रिसीव किया दूसरी तो निशा जल्दी से बोल पड़ी, बेटा रूपा कहाँ हो तुम? अभी तक कैफे पहुंची नहीं? सब आ चुके हैं। रूपा ने अपनी मां को शांत कराते हुए कहा, बस मां ऑन द वे हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। निशा ने कहा, जल्दी आ बेटा।
इतना कहकर निशा ने कॉल कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रूपा को फिर विराज का ख्याल आया, उस स्टूपिड के चक्कर में मेरे तो 20-25 मिनट यूं ही निकल गए, और क्या कहा था उसने कि मैं उसे लाइन मारूंगी। शक्ल देखी है अपनी आईने में। बड़बड़ाते हुए रूपा टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में रूपा चांदनी चौक वाले कैफे चिनो पहुंच चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर रूपा जैसे ही कैफे चिनो के अंदर पहुंची, वहां रूपा के पापा सूरज उठकर रूपा के पास पहुंचे और उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा काफी देर कर दी तूने। रूपा की मां निशा भी आकर रूपा के पास में खड़ी हो गई थी। निशा ने पास में बैठी हुई गायत्री से रूपा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, देखिए ये है हमारी रूपा। रूपा को देखकर गायत्री का मन खिल गया। उन्होंने खुश होकर कहा, अरे वाह, बहुत चांद सी बेटी है आपकी। निशा जी, आपने जैसा आपने बताया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। रूपा को कम्प्लीमेंट देकर गायत्री ने अपने साथ बैठे अतुल की ओर देखकर कहा, देखिए जी कितनी खूबसूरत लड़की है ना। सभी बातचीत में बिजी हो चुके थे। रूपा ने निशा के करीब जाकर कहा, माँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है वह लड़का कहाँ है? वह तो मुझे कहीं नहीं दिखा, और ना ही आप लोगों ने मुझे उस लड़के का फोटो दिखाया। आए आप लोगों ने कहा था कि डायरेक्ट देख लेना। अब कहाँ रह गया माँ वो लड़का? निशा कुछ बोल पाती इसके पहले ही गायत्री खुश होती हुई बोली, निशा जी देखिए आ गया हमारा बेटा विराज। गायत्री की बात सुनकर सारे लोग विराज की ओर देखने लगे। विराज को देखते ही रूपा शॉक्ड रह गई। वो मन में सोचने लगी, अरे ये तो वही टैक्सी वाला लड़का है जिसे मैंने डांटकर गाड़ी से उतरवा दिया था। अब तो रूपा भी शर्माकर अपनी मम्मी के कंधे के पीछे छिप गई। विराज ने आकर निशा और सूरज के पैर छुए और गायत्री के पास जाकर खड़ा हो गया। रूपा निशा के कंधे के पीछे से छिपकर विराज को देख रही थी। निशा ने रूपा के गाल पर प्यार से थपकी मारते हुए कहा, अरे मेरी लाडो शर्माती भी है। निशा की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विराज अब भी शरारत भरी नजरों से रूपा को देख रहा था। गायत्री रूपा की ओर देखकर बोल पड़ी, अरे रूपा बेटा आओ, तुम पीछे छिप क्यों गई? गायत्री ने रूपा को सामने आने का इशारा किया। आई उनके इशारे पर रूपा हाँ में सर हिलाया और सामने आकर खड़ी हो गई। गायत्री ने विराज की ओर देखकर कहा, बेटा विराज इतनी देर क्यों कर दी तुमने? पता है हम कब से तुम्हारा इतना वेट कर रहे थे। विराज शरारत भरी नजरों से रूपा को देख रहा था। गायत्री की बात सुनकर उसने कहा, अरे माँ ऐसा है ना कि लखनऊ है नवाबों का शहर, बस तो वही नवाबों वाली बादशाही देखते हुए ये पहुंच पाया हूं। गायत्री ने हंसकर कहा, ओ बेटा तू भी ना कभी कभी इतनी पहेलियां बुझाता है। रूपा भी अब मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद गायत्री विराज की ओर देखकर बोली, बेटा विराज तुझे रूपा से कुछ बात करनी हो तो जा बाहर जाकर कुछ बात कर ले। गायत्री की बात सुनकर निशा भी बोल पड़ी, हाँ हाँ विराज बेटा, आजकल तो लड़के और लड़की को आपस में खुद ही मिलकर निर्णय लेना चाहिए। जाओ रूपा बेटा विराज के साथ बाहर लॉन में घुमाओ। निशा ने रूपा को विराज के साथ बाहर गार्डन एरिया में जाने का इशारा कर दिया। विराज उठकर खड़ा हो चुका था। रूपा भी धीरे से उठकर खड़ी हुई। वे दोनों कैफे चीनो में मौजूद गार्डन एरिया में चले गए। रूप ने टहलते हुए विराज से कहा, आई एम वेरी सॉरी विराज, मैंने आपको पहचाना ही नहीं था। विराज ने मुस्कुराकर रूपा को छेड़ते हुए कहा, देखिए मिस रूपा, आपके ऊपर ये शर्माने वाला एटीट्यूड कुछ जमता नहीं है। आप वैसे ही हमें डांटे, हम तो आपसे जिंदगी भर डांट खाने को तैयार हैं। रूपा ने शर्माते हुए विराज से कहा, अगर ऐसा डांट खाने वाला बंदा खुद हाजिर हो तो मेरे ना डांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर रूपा भी हंस पड़ी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद विराज और रूपा बहुत कम टाइम घुल मिल गए थे। टाइम काफी ज्यादा हो जाने पर गायत्री ने कैप्युचिनो से ही आवाज देकर विराज से कहा, अरे विराज बेटा तुम्हें अंदर नहीं आना क्या? रूपा ने चौंककर अपने मोबाइल में टाइम देखा और कहा, ओ माय गॉड, हमें तो बातों बातों में समय का ख्याल ही नहीं रहा। विराज ने रूपा को देखकर कहा, रूपा अपना हाथ आगे करो। विराज की बात सुनकर रूपा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। विराज ने उसके इस तरह देखने पर कहा, अपना हाथ आगे तो करो। अभी तो मैं दुल्हन बनाकर नहीं ले जाने वाला, बैंड बाजा लेकर आऊंगा तुम्हें ले जाने। उसकी बात सुनकर रूपा हंस पड़ी और अपना हाथ आगे कर दिया। विराज ने अपने पॉकेट से पेन निकाला और रूपा के हाथों में अपना मोबाइल नंबर लिखते हुए बोला, रूपा जब दिल करे डांट लगाने का तो बंदा हाजिर है आपसे डांट खाने के लिए। बंदा वेट करेगा आपकी डांट खाने का, कॉल जरूर करना। कहानी में आगे क्या होने वाला है? ये कमबख्त प्यार भी अजीब होता है।
इंसान को जीना तो सिखा देता है और मरना भी सिखा देता है। अगर नहीं सिखाता तो सिर्फ अपना पहला प्यार भुलाना। शायद इसीलिए तो कहते हैं प्यार कोई खेल नहीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है विराज अग्निहोत्री से, जो भी 28 साल का हैंडसम, डैशिंग और सक्सेस बिजनेसमैन है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसकी कई बेकरी की चैन है। कहने के लिए उसके पास सारी खुशियां हैं, नहीं है तो सिर्फ उसका प्यार। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। जी हाँ, उसकी पत्नी रूपा विराज से बहुत दूर जा चुकी है, ऐसी जगह जहां से कोई लौटकर वापस कभी नहीं आता। और जाते जाते विराज की सारी खुशियां, उसकी सारी तमन्नाएं अपने साथ ले गई। और उसके जाने के बाद विराज जिंदगी तो जीता है, लेकिन एक दर्द के साथ सांसें भी लेता है, एक दर्द के साथ। सुबह का समय था, घड़ी पर 9 बज चुके थे। विराज सुबह सुबह रेडी होकर बेकरी के लिए निकल रहा था। तभी विराज की छोटी बहन विनती ने विराज से कहा, भैया, रिद्धिमा की मेड के लिए तुमने पेपर में इश्तिहार तो दे दिया था ना? विनती, विराज की छोटी बहन, जो कि विराज के साथ ही रहती और उसकी बेटी रिद्धिमा का भी ख्याल रखती। रिद्धिमा विराज के पास रूपा की आखिरी निशानी थी, यानी उसकी इकलौती है 6 महीने की बेटी, जिसे रूपा विराज के पास छोड़ गई। विनती और विराज उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते। उसकी बात सुनकर विराज ने पीछे पलटकर देखा और उसे रिप्लाई किया, हाँ विनती, मैंने ऐड दे दिया है। उसकी आवाज में एक संजीदगी और अजीब सा खालीपन था, जो कि हमेशा ही हुआ करता था रूपा के जाने के बाद से। उसकी बात सुनकर विनती ने विराज से जिद करते हुए कहा, भैया सच सच बताए, हर बार की तरह कहीं आप भूल तो नहीं गए? फिर उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रिद्धि की देखभाल करने के चक्कर में मेरा सारा दिन निकल जाता है। अब मेरा एग्जाम भी सर पर है। ये बात अलग है कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे पढ़ाई भी तो देखनी होगी ना। उसकी आवाज में उसकी शिकायत झलक रही थी। विराज ने रिप्लाई करते हुए कहा, वीनू तू इतनी सफाई क्यों दे रही है? बोल दिया ना, पेपर में ऐड दे दिया है। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, मुझे बकरी जाना है। कहते हुए विराज कीज लेकर बकरी के लिए निकल गया। उसकी आवाज में कुछ नाराजगी थी। उसके जाने के बाद विनती खुद से बात करती हुई कहने लगी, भैया को न जाने क्या हो गया है, भाभी के जाने के बाद से बहुत अजीब हो गए हैं, जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। बड़बड़ करती हुई विनती पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। इसी दौरान उसे रिद्धिमा के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। विनती भागकर रिद्धिमा के पास पहुंची और उससे बड़े प्यार से गोद में उठाकर उसे बड़े प्यार से पुचकारने लगी, अरे मेरी प्यारी रिद्धू, मेरी छोटी सी रिद्धि बुआ की लाडली रिद्धू। ऐसा कहते हुए विनती छोटी सी रिद्धिमा को गोद में खिलाने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पास में रखी टेबल पर पड़ी, जिस पर विराज अपनी बेकरी की चाबी भूलकर चला गया था। चाबी देखकर विनती पास की दीवार पर लगी रूपा की फोटो देखकर विनती की आंखें कुछ नम हो गई थी। वह रूपा की तस्वीर से बात करते हुए कहने लगी, ओ गॉड, भैया फिर से अपने बेकरी की चाबी ये भूल गए हैं। कितने भुलक्कड़ हो गए हैं भैया। क्यों भाभी, क्यों मेरे भैया को छोड़कर चली गई? फिर उसने खुद को संभालते हुए मन में सोचा, भैया को फोन करके बता देती हूँ, वरना बेवजह परेशान होंगे। ये सोचते हुए विनती रिद्धिमा को गोद में पकड़े हुए ही ड्राइंग रूम में रखे हुए लैंडलाइन फोन के पास पहुंची और पास में रखे सोफे पर बैठकर उसने विराज को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही वह बोल पड़ी, हेलो विराज भैया, आप अपनी बेकरी की चाबी घर पर भूल गए हैं। उसकी बात सुनकर विराज हड़बड़ाते हुए बोला, ओ मैं राजू को भेजकर मंगवा लेता हूँ। थैंक यू वीनू। उसकी बात खत्म होते ही विनती विराज को छेड़ते हुई बोली, इट्स ओके भैया, पता नहीं अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता। और बगैर विराज का जवाब सुने ही उसने फोन कट कर दिया। दूसरी ओर विनती का फोन कट होने के बाद विराज वहीं अपनी बेकरी के सामने बनी हुई सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने पॉकेट से अपना पर्स निकाला। कुछ सोचते हुए विराज ने पर्स को खोला, जिसमें रूपा की तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर को देखकर विराज उससे बात करता हुआ बोला, ओ मेरी रूपा, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारे सिवा तो मेरा जीना ही दुश्वार हो गया है। रूपा को याद करते हुए विराज की आंखें नम हो गई थी। इसी दौरान विराज की बेकरी का हेल्पर राजू वहां पहुंच गया और विराज को बेकरी की सीढ़ियों पर बैठे देख उसने उससे कहा, भैया अभी तक आपने बेकरी नहीं खोली। राजू की बात सुनकर विराज का ध्यान टूटा। फिर उसने उसे ऑर्डर करते हुए कहा, राजू घर जाकर जल्दी से बेकरी की चाबी ले आओ। मैं जल्दी में चाबी लाना भूल गया। जी भैया जी, इतना कहकर राजू चला गया। राजू के वहां से जाने के बाद विराज ने एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़े हुए पर्स में रूपा की तस्वीर में खोने लगा। तस्वीर देखते देखते विराज अपने अतीत में जाने लगा था।
उनकी वो पहली मुलाकात टैक्सी में हुई थी, 2 साल पहले, जब विराज ने एक टैक्सी बुक की और उसमें बैठ गया। उस दौरान वो फोन पर किसी से बात करने में बिजी था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनी पड़ी। उसने बाजू में देखा। पहले से टैक्सी में उस लड़की को मौजूद देखकर विराज कुछ हचकचा गया और उससे गौर से देखने लगा। फिर उस लड़की ने उसे लगभग डांटते हुए कहा, अरे साहब, ये टैक्सी पहले मैंने बुक की थी, आप ये कैसे बैठ गए? उद्धरण उद्धरण। वह लड़की विराज को डांट ही रही थी, लेकिन विराज उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में गुम होता चला जा रहा था। गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके गुलाबी होंठ, चमकदार चेहरा जिस पर उस लड़की ने सफेद चूड़ीदार पहन रखा था, जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। रूपा को पहली बार देखकर विराज मन में सोच रहा था, ये तो है मेरी मिस परफेक्ट। इसी दौरान विराज की नज़र रूपा नेकलेस पर पड़ी, जिस पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बड़े स्टाइलिश तरीके से रूपा लिखा हुआ था। रूपा विराज को अब भी डांट रही थी, लेकिन विराज को उसकी डांट का कोई असर नहीं पड़ रहा था। रूपा ने अपनी आवाज थोड़ी और तेज की और कहा, ओ मिस्टर, कहाँ गुम हो? सुबह सुबह नशा करके घूम रहे हो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा तुमसे मैं क्या कह रही हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लोगों को समझे। जहां लड़की देखी नहीं कि लग गए लाइन मारने। चलिए टैक्सी से उतरिए, ये टैक्सी मैंने बुक की थी। उसकी तेज आवाज से विराज का ध्यान टूटा। विराज ने शरारती नजरों से देखते हुए रूपा से कहा, अगर मैं आपकी टैक्सी से नहीं उतरा तो आप क्या करेगी मिस रूपा? रूपा ने आंख दिखाते हुए विराज से कहा, हाउ डेयर यू। आजकल के लड़के कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मेरा नाम पता मालूम करके निकले हो क्या? विराज में मुस्कुराते हुए रूपा से कहा, अरे नहीं मैडम, आपकी नेकलेस ने मुझे आपका नाम बता दिया। अच्छा चलिए उतरिए टैक्सी से, रूपा ने विराज को उतरने का इशारा करते हुए कहा। वैसे भी मुझे देर हो रही है, कहते हुए रूपा ने अपनी आवाज कुछ धीमी कर ली थी। उसकी बात खत्म होते ही विराज मुस्कुराते हुए उससे बोला, ठीक है मैडम, आप इतने अच्छे से कह रही हैं तो लखनऊ से हैं हम। हमें अपनी तहजीब तो दिखानी ही होगी ना। विराज की बात सुनकर रूपा कुछ हड़बड़ाती हुई सी बोली, क्या आप लखनऊ से हैं? आप ये दिल्ली में क्या कर रहे हैं? रूपा ने विराज से सवालिया नजरों के साथ पूछा था। विराज कुछ और बोल पाता कि इससे पहले ही गाड़ी में मौजूद टैक्सी ड्राइवर बोल पड़ा, अरे मैडम, आप लोगों को यदि बात करनी है तो मैं टैक्सी आगे बढ़ाऊं। फिर रूपा ने ड्राइवर को देखकर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भैया, आप बस 5 मिनट रुक जाइए। देख नहीं रहे हम कुछ बात कर रहे हैं। रूपा ने विराज की ओर देखकर आगे कहा, आप लखनऊ से ये क्या करने आए हैं? उसका सवाल सुनकर विराज ने कुछ देर सोचा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, जी हम आपको क्यों बताएं? कहीं भी एक हैंडसम लड़का आप लड़कियों ने देखा नहीं कि लग गई लाइन मारने। उसकी बात सुनकर रूपा गुस्सा हो गई। वह कुछ कह पाती कि इसके पहले ही विराज टैक्सी से उतर गया। टैक्सी से उतरने के बाद वो मन में सोचने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। वह सोच ही रहा था कि रूपा की टैक्सी चल पड़ी थी। विराज एक जगह खड़े होकर टैक्सी को तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। उधर टैक्सी में रूपा गुस्सा करती हुई खुद से बातें करने लगी, लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं क्या? वह तो तहजीबों का शहर है। पता नहीं क्यों ऐसे सरफिरे लोग लखनऊ का नाम खराब करते हैं। उद्धरण उद्धरण। अपनी जगह पर खड़े विराज की नजरों में रूपा का चेहरा बार बार घूम रहा था। वो अब टैक्सी को देखने की कोशिश करता हुआ सोचने लगा, पता नहीं इस लड़की से दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। उधर रूपा विराज के बारे में अब भी सोच रही थी। वो सोच रही थी, लखनऊ से दिल्ली आया हुआ है, कौन है ये, और पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उसका ख्याल आ रहा है। रूपा के ख्यालों में टैक्सी ड्राइवर ने दखल देते हुए पूछा, मैडम कहाँ छोड़ना है आपको? आपने तो बताया ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर के सवाल से रूपा का ध्यान टूटा। उसने कहा, हाँ मुझे कैप्यूचिनो उतार दीजिए, चांदनी चौक के पास वाला। जी मैडम, इतना कहकर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चांदनी चौक की ओर टर्न कर दी। रूपा का फोन बजा। उसकी मां निशा का कॉल आ रहा था। रूपा ने फोन रिसीव किया दूसरी तो निशा जल्दी से बोल पड़ी, बेटा रूपा कहाँ हो तुम? अभी तक कैफे पहुंची नहीं? सब आ चुके हैं। रूपा ने अपनी मां को शांत कराते हुए कहा, बस मां ऑन द वे हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। निशा ने कहा, जल्दी आ बेटा। इतना कहकर निशा ने कॉल कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रूपा को फिर विराज का ख्याल आया, उस स्टूपिड के चक्कर में मेरे तो 20-25 मिनट यूं ही निकल गए और क्या कहा था उसने कि मैं उसे लाइन मारूंगी।
शक्ल देखी है अपनी आईने में। बड़बड़ाते हुए रूपा टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में रूपा चांदनी चौक वाले कैफे चिनो पहुंच चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर रूपा जैसे ही कैफे चिनो के अंदर पहुंची, वहां रूपा के पापा सूरज उठकर रूपा के पास पहुंचे और उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा काफी देर कर दी तूने। रूपा की मां निशा भी आकर रूपा के पास में खड़ी हो गई थी। निशा ने पास में बैठी हुई गायत्री से रूपा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, देखिए ये है हमारी रूपा। रूपा को देखकर गायत्री का मन खिल गया। उन्होंने खुश होकर कहा, अरे वाह, बहुत चांद सी बेटी है आपकी। निशा जी, आपने जैसा आपने बताया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। रूपा को कम्प्लीमेंट देकर गायत्री ने अपने साथ बैठे अतुल की ओर देखकर कहा, देखिए जी कितनी खूबसूरत लड़की है ना। सभी बातचीत में बिजी हो चुके थे। रूपा ने निशा के करीब जाकर कहा, माँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है वह लड़का कहाँ है? वह तो मुझे कहीं नहीं दिखा और ना ही आप लोगों ने मुझे उस लड़के का फोटो दिखाया। आए आप लोगों ने कहा था कि डायरेक्ट देख लेना। अब कहाँ रह गया माँ वो लड़का? निशा कुछ बोल पाती इसके पहले ही गायत्री खुश होती हुई बोली, निशा जी देखिए आ गया हमारा बेटा विराज। गायत्री की बात सुनकर सारे लोग विराज की ओर देखने लगे। विराज को देखते ही रूपा शॉक्ड रह गई। वो मन में सोचने लगी, अरे ये तो वही टैक्सी वाला लड़का है जिसे मैंने डांटकर गाड़ी से उतरवा दिया था। अब तो रूपा भी शर्माकर अपनी मम्मी के कंधे के पीछे छिप गई। विराज ने आकर निशा और सूरज के पैर छुए और गायत्री के पास जाकर खड़ा हो गया। रूपा निशा के कंधे के पीछे से छिपकर विराज को देख रही थी। निशा ने रूपा के गाल पर प्यार से थपकी मारते हुए कहा, अरे मेरी लाडो शर्माती भी है। निशा की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विराज अब भी शरारत भरी नजरों से रूपा को देख रहा था। गायत्री रूपा की ओर देखकर बोल पड़ी, अरे रूपा बेटा आओ, तुम पीछे छिप क्यों गई? गायत्री ने रूपा को सामने आने का इशारा किया। आई उनके इशारे पर रूपा हाँ में सर हिलाया और सामने आकर खड़ी हो गई। गायत्री ने विराज की ओर देखकर कहा, बेटा विराज इतनी देर क्यों कर दी तुमने? पता है हम कब से तुम्हारा इतना वेट कर रहे थे। विराज शरारत भरी नजरों से रूपा को देख रहा था। गायत्री की बात सुनकर उसने कहा, अरे माँ ऐसा है ना कि लखनऊ है नवाबों का शहर, बस तो वही नवाबों वाली बादशाही देखते हुए ये पहुंच पाया हूं। गायत्री ने हंसकर कहा, ओ बेटा तू भी ना कभी कभी इतनी पहेलियां बुझाता है। रूपा भी अब मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद गायत्री विराज की ओर देखकर बोली, बेटा विराज तुझे रूपा से कुछ बात करनी हो तो जा बाहर जाकर कुछ बात कर ले। गायत्री की बात सुनकर निशा भी बोल पड़ी, हाँ हाँ विराज बेटा, आजकल तो लड़के और लड़की को आपस में खुद ही मिलकर निर्णय लेना चाहिए। जाओ रूपा बेटा विराज के साथ बाहर लॉन में घुमाओ। निशा ने रूपा को विराज के साथ बाहर गार्डन एरिया में जाने का इशारा कर दिया। विराज उठकर खड़ा हो चुका था। रूपा भी धीरे से उठकर खड़ी हुई। वे दोनों कैफे चीनो में मौजूद गार्डन एरिया में चले गए। रूप ने टहलते हुए विराज से कहा, आई एम वेरी सॉरी विराज, मैंने आपको पहचाना ही नहीं था। विराज ने मुस्कुराकर रूपा को छेड़ते हुए कहा, देखिए मिस रूपा, आपके ऊपर ये शर्माने वाला एटीट्यूड कुछ जमता नहीं है। आप वैसे ही हमें डांटे, हम तो आपसे जिंदगी भर डांट खाने को तैयार हैं। रूपा ने शर्माते हुए विराज से कहा, अगर ऐसा डांट खाने वाला बंदा खुद हाजिर हो तो मेरे ना डांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर रूपा भी हंस पड़ी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद विराज और रूपा बहुत कम टाइम घुल मिल गए थे। टाइम काफी ज्यादा हो जाने पर गायत्री ने कैप्युचिनो से ही आवाज देकर विराज से कहा, अरे विराज बेटा तुम्हें अंदर नहीं आना क्या? रूपा ने चौंककर अपने मोबाइल में टाइम देखा और कहा, ओ माय गॉड, हमें तो बातों बातों में समय का ख्याल ही नहीं रहा। विराज ने रूपा को देखकर कहा, रूपा अपना हाथ आगे करो। विराज की बात सुनकर रूपा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। विराज ने उसके इस तरह देखने पर कहा, अपना हाथ आगे तो करो, अभी तो मैं दुल्हन बनाकर नहीं ले जाने वाला, बैंड बाजा लेकर आऊंगा तुम्हें ले जाने। उसकी बात सुनकर रूपा हंस पड़ी और अपना हाथ आगे कर दिया। विराज ने अपने पॉकेट से पेन निकाला और रूपा के हाथों में अपना मोबाइल नंबर लिखते हुए बोला, रूपा जब दिल करे डांट लगाने का तो बंदा हाजिर है आपसे डांट खाने के लिए। बंदा वेट करेगा आपकी डांट खाने का, कॉल जरूर करना। चैप्टर 2। विराज अब भी अपनी बेकरी की सीढ़ियों पर बैठकर रूपा की तस्वीर लेकर अपने अतीत में गुम था। इसी दौरान वहां राजू पहुंच गया और विराज की ओर देखकर उसने कहा, विराज भैया यह विनु दीदी ने चाबी दे दी बेकरी की, चले भैया अंदर।
राजू की आवाज सुनकर विराज का ध्यान टूटा। विराज की आंखों में आंसू की बूंदें टपक रही थी जो कि रूपा की तस्वीर को भीगा रही थी, और यह कोई नई बात नहीं थी या ऐसा कोई एक दिन नहीं था जब विराज के आंसू से रूपा की तस्वीर भीगती ना हो। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ राजू चलो अंदर। इसी दौरान विराज का फोन बजा, और जैसे ही विराज ने फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से एक खंगती से आवाज आई, हेलो मिस्टर विराज, आपने पेपर में ऐड दिया था, मैं उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हाँ मैंने ऐड दिया था आपको, मैं अपनी सिस्टर का नंबर दे रहा हूँ, आप प्लीज उस नंबर पर बात कर लीजिए क्योंकि वही आपकी जॉब डिसाइड करेगी। कहते हुए विराज ने फोन कट कर दिया। फिर से विराज का फोन बज उठा। फोन में फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। उसने रूखेपन से कहा, अरे मैंने आपसे कहा ना मैडम, आप मेरी सिस्टर विनती से बात कर लीजिए, आपकी जॉब वही डिसाइड करेगी, आप लोग कोई बात एक बार में समझते क्यों नहीं है, विराज ने डांटते हुए कहा। वहां से आवाज आई, सर जब तक आप अपनी सिस्टर का नो नहीं देंगे मुझे तब मैं कैसे बात करूंगी। ओह आई एम रियली सॉरी मैडम, मैं आपको अपनी सिस्टर का नंबर नोट करा दे रहा हूं। कहते हुए विराज ने नंबर नोट करा दिया। वहां से फिर एक आवाज आई, सर इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात कहूं, आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा बाहर निकलिए, आपकी स्ट्रेस आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने फोन कट कर दिया। उस लड़की का फोन कट होने के बाद विराज मन में सोचने लगा, पता नहीं कौन है ये लड़की थी, लेकिन जो भी थी इसकी आवाज बहुत कुछ रूपा से मिल रही थी। मुझे लगता है रूपा के गम में मैं इतना पागल हो चुका हूं कि मुझे हर कोई आवाज रूपा की ही समझ आने लगी है। कहते हुए विराज ने अपने सिर पर थपकी मारी और लग गया अपने काम पर। कि इसी दौरान उसका खास दोस्त समर उसकी बेकरी में पहुंचा और बोला, और विराज से हैंड शेक कर उसकी ठीक सामने राखी चेयर पर बैठ गया। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उसने कहा, अरे यार विराज, अपने हाथों की बढ़िया पेस्ट्री खिला। विराज ने स्माइल किया और राजू को पेस्ट्री लाने कहा। जी साहब, बोल राजू वह से चला गया। फिर विराज ने उसकी ओर देखकर कहा, बड़े दिनों बाद आया, घर में सब कैसे है। उसने कहा, सब ठीक है। कुछ देर में राजू पेस्ट्री लेकर आया, उसने टेबल पर ट्रे रख दी और वह से चला गया। विराज ने पेस्ट्री समर की तरफ पास करते हुए कहा। समर बोला, भाई मैं तो एकदम बढ़िया हूं, लेकिन तेरी आंखों का खालीपन मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं। कब तक तू रूपा भाभी की याद में खुद को ऐसे ही तड़पाते रहेगा, अब थोड़ा खुद को चेंज कर ले यार। विराज ने समर को कहा, दोस्त बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन क्या करूं। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। अजीब सी खामोशी पसर गई थी। फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए समर ने कहा, दोस्त बचपन से तुझे जानता हूं, तू ऐसा तो नहीं था, कितना जिंदा दिल इंसान था तू। समझ सकता हूं भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुझे अपनी बेटी का भी ख्याल करना चाहिए मेरे भाई, तू दूसरी शादी कर ले। विराज ने हंसते हुए उससे कहा, ठीक है दोस्त, जब तू शादी करेगा तभी तेरा ये दोस्त भी शादी कर लेगा। ये बोलकर उसने उसकी बात हंसी में रा दी। कुछ देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद समर ने अपने हाथ में पहनी हुई गाड़ी की ओर देखा और विराज की ओर देखकर बोल पड़ा, विराज मैं चलता हूं, क्या मुझे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जाना है मिस पाखी मैम के पास। विराज हंसते हुए बोला, क्या बात है समय, आजकल तुझे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से बहुत कॉल आ रहे हैं। समर का जवाब आया, अरे नहीं यार, गलत समझ रहा है, मिस पाखी अपने पापा की इकलौती बेटी है। पापा से मेरा मतलब है उनके पापा मिस्टर अशोक सिंघानिया। अशोक सिंघानिया की तरह उनकी बेटी भी बिजनेस टाइकून है। मैडम का एक एक मिनट भी बहुत एक्सपेंसिव रहता है। विराज हंसते हुए बोला, अच्छा तो पुलिस वालों से मैडम को क्या काम पड़ गया। समर का जवाब आया, मैडम का मोबाइल फोन किसी ने क्लोन कर लिया है, तो उसी सिलसिले में मैडम ने मुझे वहां ने बोला है। विराज ने उसे हुक किया और कहा, अच्छा लगा दोस्त तुझसे मिलकर। समर राज की बेकरी से निकल गया। उसके बेकरी से जाते ही सोनल विराज के बेकरी के अंदर पहुंच गई। एक्सक्यूज मी, मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री मिलेगी क्या। कहते हुए सोनल बेकरी के अंदर आए। उसकी आवाज सुनते ही विराज मन ही मन खुद से बातें करने लगा। ओ माय गॉड, ये छिछोरी लड़की फिर मेरी बेकरी में आ पहुंची, आज से कैसे पीछा छोड़ाऊंगा। उसने वहीं पास में खड़े राजू को पेस्ट्री लाने का इशारा कर दिया। जी मैडम, ये लीजिए आपकी पाइनएप्पल पेस्ट्री। राजू ने सोनल के सामने रखे टेबल पर पेस्ट्री का कप रखते हुए कहा। विराज उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर भी सोनल ने उससे बात शुरू करते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर विराज, कैसे हैं आप। विराज ने रूखे स्वर में सोनम को रिप्लाई किया, ठीक हूं मैं। दूसरी ओर राजू और बेकरी के अन्य स्टाफ आपस में बात कर रहे थे और उनकी नज़र सोनल पर ही थी। विराज के बेकरी स्टाफ ने राजू से कहा,
आजकल की लड़कियां भी कितनी ज्यादा बेशर्म होती हैं। देखिए विराज साहब बिल्कुल भी सोनल मैडम को लाइन नहीं देते और सोनल मैडम को देखो तो विराज सर के पीछे दीवानों की तरह घूमती है। हद हो गई है आजकल। फिर राजू ने अपने स्टाफ को डांटते हुए कहा, चलो सब अपना अपना काम करो, बस सोनल मैडम आए नहीं कि सब अपना काम छोड़कर सोनल मैडम को देखने चले आते हो। सोनल जो कि विराज के बेकरी के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में बुटीक चलाती थी। दिखने में सोनल छरहरी काया की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसमें उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें चार चांद लगा देती थी। जब वह हॉट पैंट पहनकर विराज की बेकरी में आती तो उसे देखने के नाम से ही विराज की बेकरी में छिछोरे लड़कों की भीड़ लग जाती। सोनल का विराज पर क्रश था, लेकिन विराज सोनल को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। अब भी शरारती तरीके से विराज को देख रही थी। विराज मन में बात करते हुए बोला, अरे यार ये पनौती बस यहाँ से चली जाए। सच में भगवान मुझे कोई अच्छी जगह बेकरी मिले तो मैं अपनी बेकरी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा। और कुछ देर बाद सोनल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विराज लंबी सांस लेते हुए खुद से बोला, बेटा विराज, इसके पहले यह और भी ज्यादा डेंजर हो जाए, यहां से निकल जाने में ही भलाई होगी। शाम होते ही विराज का घर जाने का समय हो गया। अब विराज अपने घर जाने को हुआ। विराज अपने बैक पॉकेट से अपनी गाड़ी की चाबी निकाला और अपनी बेकरी के सामने मौजूद अपनी कार के पास पहुंचा और कार के ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने और गाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने कार के अंदर से ही बैठकर राजू को डांटते हुए कहा, ओ गॉड, गाड़ी का फिर वही स्टार्टिंग प्रॉब्लम। राजू, तुमने मेरी गाड़ी सर्विसिंग में नहीं दी थी क्या? राजू ने विराज से डरते हुए कहा, साहब वीकेंड होने के कारण आपकी गाड़ी सर्विसिंग में नहीं जा पाए। राजू से विराज ने डांटते हुए कहा, तुम लोग ना कभी कोई काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकते हो। राजू, तुम लोग के ऊपर भरोसा करना ही बेकार है। अब मुझे घर जाना है, कैसे घर जाऊं? राजू ने अपनी बाइक की चाबी आगे करते हुए विराज से कहा, साहब आप बुरा मत मानिए तो आज आप मेरी बाइक की चाबी ले लीजिए, मेरी बाइक में चले जाए, मैं आपकी कार ठीक करवा कर घर भेज दूंगा। लाओ चाबी, कहते हुए विराज ने राजू के हाथ से उसकी बाइक की चाबी ले ली और वो बाइक स्टार्ट करने लगा। और दूसरी ओर सोनल अपनी बुटीक की विंडो से विराज को ही देख रही थी और जैसे ही उसने उसे बाइक स्टार्ट करते हुए देखा, वो अपने असिस्टेंट रूही को बुलाकर गहरी सांस लेती हुई बोलने लगी, ओह वाह, आज विराज कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। आई बिल्कुल जॉन अब्राहिम की तरह, देखो क्या पर्सनैलिटी है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, पर पता नहीं क्यों दिन भर आंखों में गुस्सा ही रहता है इसके। हंसते हुए रूही ने कहा, हाँ मैडम, विराज सर पर तो अपनी कस्टमर मिस वालिया भी जान छिड़कने हैं, पर ये तो विराज है जो किसी को लाइन ही नहीं देता। अंदर आते हुए सोनल ने अपनी सेक्रेटरी रूही से कहा, अरे देखना रूही, मैं विराज को कैसे अपने पीछे घूम आऊंगी। चैप्टर 3। विराज अब बाइक स्टार्ट करके निकल चुका था। वो रूपा की याद में खोया घर जा रहा था, लेकिन तभी उसके कानों पर आवाज पड़ी कि तभी रास्ते में उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि सामने एक ऑटो पलट गई थी और उस ऑटो के आसपास काफी भीड़ थी। भीड़ देखकर उसने अपनी बाइक साइड में खड़ी कर दी और वो उस ओर गया। वह पहुंचकर उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, यह इतनी भीड़ क्यों है? आदमी ने विराज से कहा, भाई साहब, दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही है, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। ऑटो में एक लड़की बैठी हुई थी, बस उसे ही निकलने की कोशिश में लगे हैं। उस आदमी के इतना कहते ही विराज उस ऑटो के पास पहुंचा और उसने कुछ लोगों की मदद से ऑटो उठाया कि तभी भीड़ में से एक आदमी बोले, अरे भाई, एक्सीडेंट का मामला है, चलो यहां से, वरना बेवजह लिस हमसे पूछताछ करेगी। उस आदमी की आवाज सुनकर विराज ने उसे डांट लगते हुए कहा, भाई साहब, आज आप जैसी सोच की वजह से ही इंसानियत खत्म हो रही है। अगर मान लीजिए इस लड़की की जगह आपकी बहन या बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही कहते? वो आदमी चुपचाप विराज की बातें सुन रहा था कि इसी दौरान उसके कानों पर एक लड़की की खनकती से आवाज पड़ी, थैंक यू सो मच सर, अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। विराज ने झट से आवाज आने वाली डायरेक्शन में देखा तो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थे। एक सही सांचे में ढला हुआ बदन, खूबसूरत लंबे काले घने बाल और हल्की कत्थई बड़ी बड़ी आंखें और रंग एकदम दूध से उजला, जिस पर उस लड़की ने हल्के गुलाबी कलर का लखनवी चिकन वर्क वाला सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। विराज की नजरें तो उस लड़की पर से हट ही नहीं रही थी। वह उसे देखकर ना जाने क्यों बगैर पलके झपकाए बस देखा ही जा रहा था।
कि तभी उस लड़की ने कहा, थैंक यू सो मच सर। उस लड़की की आवाज से विराज का ध्यान टूटा और फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आपको चोट तो नहीं आई? उस लड़की ने स्माइल करते हुए नहीं में सर हिला दिया। फिर विराज ने ऑटो के पास खड़े ऑटो वाले से कहा, तुम लोग कैसे ऑटो चलाते हो? पैसेंजर की जान खतरे में डालते हो। तुम लोगों को लाइसेंस किसने दे दिया? ये कहते हुए विराज ऑटो वाले को डांटने लगा कि तभी उस लड़की ने बीच में कहा, सर इस बेचारे को डांट मत लगाए क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली हमारे पास से रॉन्ग साइड से एक कार निकली और उसकी कार से ऑटो टकरा गई। वह कार काफी स्पीड में थी, इसलिए हमारा ऑटो पलट गया। ये बोलकर वह लड़की एक बार फिर स्माइल करने लगी। उस अनजान लड़की को मुस्कुराते देखकर विराज सोचने लगा, ऊपर वाले ने इसे कितने फुर्सत में बनाया होगा, कितनी खूबसूरत लग रही है ये लड़की मुस्कुराते हुए। कि इसी दौरान भीड़ में से एक आदमी बोला, चलो भाई लड़की को कोई चोट नहीं लगी है। उस आदमी की आवाज सुनकर विराज का ख्याल टूटा और कुछ ही देर में भीड़ भी वहां से हट चुकी थी। सभी के वहां से जाने के बाद विराज ने ऑटो वाले की तरफ 2000 का नोट देते हुए कहा, ये लो ऑटो वाले भैया और जाकर अपने ऑटो ठीक करा लो। अरे इट्स ओके, मैं दे दूंगी पैसा। उस लड़की ने अपना पर्स खोलते हुए कहा। विराज ने लड़की से पूछा, इट्स ओके मैडम। लड़की एक बार फिर उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगी। ना जाने क्यों विराज को वह बहुत अपनी सी लग रही थी, जबकि विराज को ऐसी फीलिंग सिर्फ रूपा को देखकर हुई थी और रूपा के बाद इस लड़की के लिए ना जाने क्यों विराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर विराज ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर सकता हूं। उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ऑटो ले लूंगी, आप बेवजह परेशान होंगे। विराज ने तुरंत रिप्लाई किया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कहाँ जाना है आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने सीरियस होकर कहा, जी मुझे स्वराज नगर साइड जाना है। उसका एड्रेस सुनकर विराज कुछ सोचने लगा और फिर उसने रिप्लाई किया, जी मेरा भी घर वही है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, मैं भी अपने घर ही जा रहा था। विराज अपनी बाइक लेकर आ गया और उस लड़की को अपने पीछे बैठने का इशारा किया। लड़की ने हिचकते हुए हाँ में सर हिला दिया। रूपा के जाने के बाद पहली बार विराज को किसी लड़की का अपने करीब होना अच्छा लग रहा था। वह लड़की विराज की बाइक पर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ और विराज ने अपनी बाइक चलाना शुरू कर दिया था। बाइक चलाने के दौरान विराज बार बार अपनी बाइक के मिरर सेट करके उस लड़के की झलक देखना चाह रहा था और उसे देखकर वो मन सोचने लगा, कितनी खूबसूरत है ये और साथ ही इसके अंदर कितने ज्यादा अदब और कायदा है, कपड़े भी कितने सलीकेदार पहने हैं। वैसे पाखी जी आप स्टूडेंट हैं? विराज ने बात स्टार्ट करने की कोशिश की। आपको मेरा नाम कैसे पता? उस लड़की ने सरप्राइज होते हुए विराज से पूछा। विराज ने कहा, मैडम आप अपने गले में जो पेंडल डाला हुआ है उसने आपके नाम मुझे बता दिया। ये सुनकर वह लड़की हंसने लगी। एक पल विराज को पाखी की जगह रूपा नजर आ गई, क्योंकि रूपा से भी विराज की पहली मुलाकात कुछ ऐसी ही थी। नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बस एक जगह जॉब के लिए जा रही हूं, उस लड़की ने कहा। अच्छा, विराज ने कहा। वह लड़की भी चुप हो गई और कुछ देर बाद विराज बोला, मैडम स्वराज नगर तो आ चुका है, आपको यहाँ से कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, जी यहाँ पर हाउस नंबर 44 मिस्टर विराज अग्निहोत्री के घर जाना है। ये सुनकर विराज एक पल के लिए चौंक उठा। विराज ने अपने घर के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी और कहा, लीजिए मैडम यही है विराज अग्निहोत्री का घर। अदब के साथ विराज ने घर के साइड हाथों से इशारा करते हुए पाखी से कहा, थैंक यू सो मच सर। कहते हुए झट से पाखी घर के अंदर जाने के लिए डोर बेल बजाए। मैडम ये वाली डोर बेल खराब है, उसके नीचे वाली डोर बेल बजाए। विराज ने स्माइल करते हुए डोर बेल बजाए और इस दौरान अनजाने में ही वह पाखी के काफी करीब खड़ा हो गया। लेकिन पाखी के इतने करीब खड़े होना विराज को बहुत अच्छा लग रहा था और वह भूल चुका था कि वह शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी। बस वह ये चाह रहा था पाखी के इतने करीब रहना कि दोनों की सांसें बार बार ही टकराती रहे। यही विराज चाह रहा था। लेकिन इसी दौरान पाखी ने खुद को उससे दूर किया और सवालिया नजरों से पाखी ने विराज की ओर देखा और पूछा, मिस्टर आपको कैसे पता? मैडम क्योंकि यह मेरा ही घर है। विराज ने मुस्कुराते हुए पाखी से कहा, ओह अच्छा, आज आपसे मिलने के बाद कितने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं।
पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजा खोलते ही विनती ने विराज से कहा, अरे भैया आज आप घर जल्दी आ गए। दरवाजा बहुत तेज खुलने की वजह से पाखी थोड़ा हड़बड़ा कर डिसबैलेंस हो गई और विराज ने उसके कोमल शरीर को अपने मजबूत हाथों से संभाल लिया। अरे अरे क्या हो गया भैया? विनती ने पाखी की ओर देखते हुए विराज से पूछा। कुछ नहीं वीनू, ये मैडम अपने घर आई हुई हैं और तुमने तो दरवाजा खोलकर हमें डरा ही दिया। विराज ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद मैंने हाई हील पहन रखी है, इस वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाए। पाखी खुद को संभालते हुए और विराज का हाथ पकड़कर नजाकत से हटाते हुए बोली। विराज भी कुछ शर्मा सा गया, उसे लगा मानो पाखी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। ओ अच्छा अच्छा, आप दोनों तो अंदर तो आइए, कहते हुए विनती ने पाखी को अंदर आने का इशारा किया और पाखी घर के अंदर विराज के साथ आ गई। विनती ने उसे पास में रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। पाखी बड़े अदब और कायदे के साथ सोफे पर जाकर बैठ गए। विराज दूर खड़ा होकर उसकी यही बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहा था। विनती भी वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, जी मैडम बताएं आप किस काम से हमारे घर आए हैं? पाखी ने कहा, मैं वह छोटी बच्ची की केयरटेकर की जॉब के लिए आई हूँ। आपने पेपर में ऐड दिया था कि आपको बच्चे की केयरटेकर की जरूरत है, उसी जॉब के लिए मैं आई हूँ। विनती ने पाखी से कहा, पर आप तो खुद ही देखने में कॉलेज स्टूडेंट मालूम होती हैं, तो आप छोटी बच्ची की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएंगे? पाखी ने विनती से कहा, देखिए मुझे बच्चों का अंदाजा है क्योंकि मेरी बड़ी बहन और मेरे जीजाजी की डेथ हो गई थी, तो अपनी बहन के दोनों बच्चों को मैंने ही पाला पोसा है। जब पेपर में ऐड देखा कि 2.5 महीने की बच्ची है, उसे संभालना है, तो मुझे लगा ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा। ये सोचकर मैं आपके पास चली आई। उनकी बातचीत के दौरान विराज अपने बेडरूम में चेंज करने चला गया था, लेकिन वो अपने बेडरूम से सारी बातें सुन रहा था। देखिए इस काम के लिए हमें कुछ तजुर्बेदार महिला की जरूरत होगी, कहते हुए विनती ने पाखी को बाहर जाने का इशारा किया। जी मगर पाखी ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, वैसे ही छोटी सी रिद्धिमा जोर जोर से रोने लगी। विनती ने उसे गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो रो रोकर बहुत परेशान हो गई। रिद्धिमा का रोना सुनकर विराज भी अपने बेडरूम से बाहर आ गया था और विनती के साथ रिद्धिमा को चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन विराज और विनती रिद्धिमा को संभाल ही नहीं पा रहे थे। विनती ने अपने भैया की तरफ देखते हुए कहा, अरे आज इस लड़की को हो क्या गया है, इतना तो ये कभी नहीं रोती। पाखी ने विनती से रिद्धिमा को ले लिया, कहा, लाइए मैं चुप कराने की कोशिश करती हूँ। पाखी की गोद में जाते ही रिद्धिमा एकदम चुप हो गई। ये देखकर विनती विराज की ओर देखकर बोली, अरे भैया ये क्या, हमारी रिद्धू तो किसी के पास जाती नहीं है, लेकिन देखिए पाखी के पास कैसे चली गई, जैसे हमेशा से जानती हो। विराज ने भी मुस्कुराते हुए पाखी की ओर देखा और धीरे से विनती से कहा कि इसे ही फाइनल कर लो। हाँ भैया मैं भी यही सोच रही थी। अब विराज की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने को है। चैप्टर 4। पाखी अब भी विराज के घर में मौजूद थी, उनके साथ विनती भी मौजूद थी। विनती ने बॉस वाले स्टाइल से पाखी से कहा, सुनो पाखी कल से तुम आ जाना, देखो हम तुम्हें महीने के 15,000 ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो पाखी ने भी मुस्कुरा दिया। ठीक है मैं चलती हूँ, कल से काम पर आ जाऊंगी। कहते हुए पाखी ने रिद्धिमा को विनती को थमाने की कोशिश की। लाओ रिद्धू को मैं पकड़ लेता हूँ, कहते हुए विराज पाखी से अपनी बेटी को ले लिया। लेकिन जब रिद्धिमा को ले रहा था तो फिर से एक बार उसे पाखी का कोमल स्पर्श अंदर तक हिला दिया। विराज बार बार इस स्पर्श को महसूस करना चाह रहा था, तभी पाखी ने फिर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। विराज एक बार फिर झेप गया, जैसे कि मानो पाखी ने उसकी चोरी पकड़ ली। ठीक है कल से आ जाऊंगी, कहते हुए पाखी विराज के घर से जा चुकी थी कि तभी विनती ने कह, भैया इस लड़की को देखकर तो कहीं से लग नहीं रहा था कि इसे जॉब की जरूरत है, और वह भी बच्चा संभालने की जॉब की, है ना भैया? हाँ बिन्नू बात तो सही कह रही है, देखने से ये किसी बड़े घर की मालूम होती है। चल ठीक है, आजकल बड़े घर की भी लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होना है, सोचकर जॉब करना चाहते हैं। रिद्धिमा को गोद में खिलाते हुए विराज ने अपनी छोटी बहन विनती से कहा, वैसे भैया मुझे तो लड़की अच्छी लगी, कहते हुए विनती किचन में चाय बनाने चली गई। विराज अपने सिर पर हाथ रखकर गिल्ट महसूस कर रहा था। इस लड़की को देखते ही मुझे क्या हो गया था,
मैं कैसे अपने आप से बाहर हो गया था, विराज मन ही मन सोचने लगा। अभी रूपा मुझे 5 महीने ही पहले छोड़कर गई है, और ऐसे कैसे मैं किसी लड़की की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो सकता हूँ। मैं अपनी रूपा के अलावा किसी के लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। आई एम सॉरी रूपा, कहते हुए विराज दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा कर बैठ गया। अगले दिन विराज अपनी बेकरी जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पाखी मौजूद थी। उसे देखते ही विराज बोल पड़ा, अरे मैडम आप आ गई। पाखी को देखकर विराज की आंखों में नहीं चाहते हुए भी एक अजीब सी चमक आ गई। जी मैं, पाखी ने बहुत ही कायदे से कहा। पाखी जैसे ही अंदर आने को हुई, पाखी का बैलेंस फिर एक बार जोरदार तरीके से बिगड़ा और फिर से विराज ने उसे अपने मजबूत हाथों से संभाल लिया। शुक्रिया कहते हुए पाखी ने अपने कोमल हाथों से विराज के हाथों को दूर करते हुए कहा, ओ गॉड मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं। कहते हुए पाखी ने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। आइए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कहते हुए विराज ने अपने मजबूत हाथों को पाखी के सामने करते हुए कहा। नहीं ठीक है मैं चल पाऊंगी, कहते हुए पाखी ने जैसे ही चलने की कोशिश की। ओ माँ मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, पाखी ने दर्द भरी आवाज में कहा। विराज ने देर ना करते हुए पाखी को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में लेकर पाखी को ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठा दिया। इसी बीच विराज की नजरें एक बार भी पाखी के चेहरे से नहीं हटी और इस बार तो पाखी की नजरें भी विराज को अपलक निहार रही थी। ये पल कभी ना खत्म हो, ड्राइंग रूम का रास्ता बहुत बड़ा हो जाए। मन ही मन विराज यही सोच रहा था, इस आदमी में पता नहीं कौन सा अट्रैक्शन है जो मुझे अपनी ओर खींचा जा रहा है। पाखी ने मन ही मन सोचा। बैठिए मैं आपके लिए आयोडेक्स लाता हूं, कहते हुए विराज रूम के अंदर जाने लगा। जी वह मैडम नहीं दिख रही जो कल मिली थी, पाखी ने विराज से विनती के बारे में पूछा। अरे हाँ वह कॉलेज चली गई है, उसके एग्जाम चालू हो चुके, विराज ने कहा। तो फिर बेबी कहाँ है, पाखी ने चिंता भरे स्वर में विराज से पूछा। जी जब मुझे बेकरी जाना होता है तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ मैं बेबी को छोड़ देता हूँ, 1-2 घंटे वह बीबी को संभाल लेती है, विनती कॉलेज से आकर बेबी को ले लेती है, विराज ने कहा। आप बुरा ना माने तो एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, पाखी ने विराज से कहा। जी पूछिए ना, विराज ने पाखी के सामने बैठते हुए कहा। आपकी वाइफ से मुलाकात नहीं हुई मेरी, पाखी ने विराज से पूछा। जी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी वाइफ हमारे साथ नहीं रहती, शी इज नो मोर, विराज ने कहा। माफी चाहूंगी, कहते हुए पाखी चुप हो गई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पाखी, मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आपको जॉब की जरूरत है, और वह भी एक बच्चे के केयर टेकर की जॉब की, विराज ने कहा। जी मुझे बच्चों से बहुत अटैचमेंट है और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत खर्चा निकालना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जॉब के लिए चली आई, पाखी ने कहा। विराज उसे एकटक देख ही रहा था और सोच रहा था, पता नहीं क्यों जितनी बार मैं इसे देख रहा हूं मुझे रूपा नजर आ रही है। विराज की आंखें नम हो चली थी, लेकिन विराज ने अपनी आंखों को पाखी से छुपाते हुए पाखी से कहा। ठीक है मैं रिद्धिमा को पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से ले आता हूँ और आपको दे देता हूँ, कहते हुए विराज उठ खड़ा हुआ। ओ लेकिन आपके पाँव में तो चोट लग चुकी है, विराज ने कहा। कोई नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, पाखी ने कहा। चलिए विनती के आते तक मैं आपके साथ ही रुकूंगा, कहते हुए विराज पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से रिद्धिमा को लेने चला गया। पता नहीं क्यों पहली बार विराज के लिए मेरा मन बार बार खींच रहा है, पाखी ने मन ही मन सोचा। कि इसी दौरान विराज रिद्धिमा को लेकर घर आ गया। ये लीजिए आ गई रिद्धिमा, विराज ने छोटी सी रिद्धिमा को पाखी के हाथ में देते हुए कहा। रिद्धिमा तो सोई हुई है, पाखी ने बहुत ही ध्यान से उसे सोफे में लेटाते हुए कहा। जी पाखी जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। इतनी देर में विराज किचन से 2 कप कॉफी बना लाया और विराज ने कॉफी का कप पाखी को देते हुए पूछा। जी सर आप क्या पूछना चाहते हैं? वैसे यह मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी और यह मेरा एड्रेस डिटेल है, पाखी ने एक लिफाफा विराज की ओर देते हुए कहा। कि इसी दौरान दरवाजा खुला होने की वजह से विनती डायरेक्ट घर के अंदर आ गई और आते ही उसकी नजर पाखी पर पड़ी। पाखी को देखकर उसने कहा, अरे तुम आ गई। जी मैडम मैं अपने टाइम से आ गई, पाखी ने विनती की ओर देखते हुए कहा। उद्धरण ठीक है अब मैं शॉप के लिए निकलता हूँ, कहते हुए विराज तुरंत ही वहां से निकल गया।
लेकिन ये क्या, आज विराज के दिमाग में पाखी पूरी तरीके से छाई हुई थी। क्या बात है, ये लड़की मुझे बार बार क्यों ध्यान में आ रही है? मेरा खिंचाव बार बार पाखी की तरफ क्यों हो रहा है? विराज मन ही मन सोच रहा था। लेकिन बार बार पाखी का याद आना, बार बार पाखी का चेहरा याद आना आज विराज को काफी सुकून दे रहा था। विराज को ऐसा लग रहा था मानो तपते रेगिस्तान को आज बारिश की सिर्फ एक बूंद ने भिगो दिया हो। इसी दौरान विराज अपनी बेकरी पहुंच गया। बेकरी पहुंचते ही राजू उसकी ओर देखकर बोल पड़ा, क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बस तुम लोगों को तो बात करने का मौका चाहिए, काम में ध्यान रहता नहीं है। कहते हुए विराज ने राजू को डांटा और अपने बेकरी में बने अपने केबिन की ओर जाने लगा और वहां सोफे पर बैठकर विराज खुद से बात करते हुए पाखी के बारे में ही सोच रहा था। पाखी मुझे साधारण लड़की तो नहीं समझ आ रही है। आखिर पाखी कौन है जो आते ही मेरे और मेरी बेटी रिद्धिमा के दिल में उतर गई और देखने से भी ये किसी अच्छे घर की मालूम होती है। पाखी की आंखें मान लो मुझसे कोई सच छिपाना चाह रही है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है? विराज सोच ही रहा था कि इसी दौरान उसे अचानक उसका स्पर्श याद आ गया। पाखी का स्पर्श याद आते ही विराज खुद को झटकते हुए बोला, नहीं, मैं रूपा के अलावा और किसी लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकता, मुझे क्या हो रहा है? कहते हुए विराज ने अपने पॉकेट से अपना पर्स निकाला और रूपा की तस्वीर देखते हुए बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रूपा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकता और तुम्हारी तरह कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती। कहते हुए विराज ने अपना पर्स अपने पॉकेट में रख दिया। चैप्टर 5। बार बार विराज को पाखी का टच याद आ रहा था। विराज ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने घर के लैंडलाइन नंबर पर अपनी बेटी रिद्धिमा का हाल चाल जानने के लिए फोन किया। जैसे ही दूसरी ओर से फोन रिसीव हुआ, आवाज विनती की नहीं थी। फोन पाखी ने रिसीव किया था। फोन उठाते ही पाखी बोली, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही खनकती हुई आवाज आई, मैं विराज बोल रहा हूं। विराज ने भी खुश होते हुए कह। पाखी ने कहा, एक्चुअली विनती मैडम अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है, इसीलिए मैंने फोन उठा लिया। उसकी बात खत्म होते ही विराज बोल पड़ा, पाखी तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है हमारी पहले भी कभी बात हुई है क्या फोन पर? सर, उस दिन हमारी बात हुई थी जब मैंने विनती मैडम का नंबर लेने के लिए कॉल किया था। आए कहते हुए पाखी हंस पड़ी और विराज भी हंस पड़ा। आए विराज की हंसी सुनकर पाखी का जवाब आया, सर आप ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छे लगते हो। हाँ पाखी, अब से कोशिश करूंगा, विराज ने पाखी से गहरी सांस लेते हुए कहा। पाखी ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, सर रिद्धिमा तो बहुत खेली आए और अब थक कर सो गई है। आए अच्छा, विनती भी नहीं है, रिद्धिमा सो गई है, तुम क्या कर रही हो? विराज ने पाखी से पूछा। ये सवाल सुनकर पाखी कुछ हड़बड़ा गई। सर कुछ नहीं, बस बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रही थी। पाखी ने विराज से कहा, वेरी गुड, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह मेरा नंबर। विराज ने पाखी से कहा, जी सर, आपका नंबर मेरे पास सेव है। कहते हुए पाखी हंसने लगी। विराज फिर से शर्मा कर रह गया, मानो पाखी ने इस बार फिर चोरी पकड़ ली हो। विराज हंसते हुए फोन रख दिया। विराज को हंसते देख उसके बेकरी के वर्कर आपस में बात करने लगे। क्या बात है, आज कितने दिनों बाद विराज सर के चेहरे में हम ये हंसी देख पा रहे हैं? विराज के बेकरी स्टाफ वालों ने आपस में बात की। आज विराज का दिन बेकरी में यूं ही पाखी के ख्यालों में ही जल्दी गुजर गया। इसी दौरान विराज ने अपने हाथों में पहने घड़ी की ओर देखा। घड़ी में 5 बजे बज रहे थे। टाइम देखकर विराज राजू की ओर देखकर बोला, चलो शाम हो गई है, जल्दी जल्दी बेकरी क्लोज करो, विराज ने ऑर्डर देते हुए राजू से कहा। और विराज को घर जाने की जल्दी में देखकर राजू बाकी के स्टाफ की ओर देखकर बोला, आज क्या बात है विराज सर, बहुत जल्दी में मालूम होते हैं। विराज मन में सोच रहा था, लेट ना हो जाऊं तो वरना पाखी घर से निकल जाएगी। सोचते हुए विराज अपनी बेकरी के बाहर निकल ही रहा था कि इसी दौरान सोनल उसे बेकरी के बाहर खड़ी मिल गई और उसकी ओर देखकर बोल पड़ी, ओहो विराज, कैसे हैं आप? उसे सामने देखकर विराज खुद से बात करते हुए धीरे से बोला, छिछोरी कहीं की फिर से आ गई। इसी दौरान सोनल बोल पड़ी, ओहो विराज, आप तो बिल्कुल उखड़े उखड़े रहते हैं, क्या बात है, कभी हमारे साथ बैठकर भी कॉफी पी लीजिए। कहते हुए विराज को छेड़ने लगी। विराज थोड़ा सीरियस होकर और अपनी आवाज तेज करते हुए बोला, मैडम आपको क्या चाहिए, जल्दी बता दीजिए, बेकरी क्लोज करने का टाइम हो गया है। विराज ने उखड़े स्वर में सोनल से कहा। सोनल का जवाब आया, वही, हमें तो पाइनएप्पल पेस्ट्री चाहिए।
कहते हुए वह विराज को घूर रही थी कि इसी दौरान वहां राजू एक पैकेट लेकर पहुंच गया और उस पैकेट को सोनल को पास करते हुए बोल पड़ा, लीजिए मैडम, आपकी पाइनएप्पल पेस्ट्री, आपको देखते ही हमने पैक कर ली थी। राजू ने एक पैकेट सोनल की तरफ करते हुए कहा। सोनल ने राजू के हाथ से पैकेट ले लिया और अपने पर्स से उसे पैसे निकाल कर देते हुए धीरे से बोली, हमेशा गलत टाइम पर आ जाते हो। कहते हुए वो राजू को गुस्से से घूरने लगी। इस पर राजू सोनल को चिढ़ाते हुए बोला, क्या करें मैडम, हमारा तो काम ही है कस्टमर लोगों को खुश रखना। कहते हुए राजू वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोनल खुद से दूर खड़े हुए विराज के करीब पहुंच गई। सोनल का इतने करीब आना विराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विराज ने खुद को से दूर किया और सोनल फौरन उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तो चलिए ना, आप हमें कॉफी पिलाने कब लेकर चल रहे हैं विराज? देखिए, आप मुझसे दूर से बात कीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। कहते हुए विराज ने सोनल को झटक दिया। सोनल की हरकतों को राजू और बेकरी के दूसरे स्टाफ वाले दूर से ही देख रहे थे। इसी दौरान बेकरी के अन्य स्टाफ ने राजू की ओर देखकर कहा, कितनी गंदी लड़की है ये, लड़की होकर हमारी विराज सर को छेड़ती है। ठीक है विराज जी, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कहते हुए सोनल बेकरी से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद विराज गहरी सांस लेते हुए खुद से बात करते हुए बोला, थैंक गॉड मुसीबत टली। विराज राज की आवाज वहां मौजूद राजू और उसके बेकरी स्टाफ वाले सुनकर हंसने लगे। उन्हें हंसते देख विराज उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी बेकरी क्लोज करो। जी सर, बस हम बंद कर ही रहे थे। कहते हुए राजू और स्टाफ बेकरी के किचन को क्लोज करने लगे और विराज उनकी ओर देखकर बोल पड़ा, तुम लोग बेकरी में ताला लगाकर चाबी घर छोड़ जाना, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैं निकल रहा हूं। बोलकर विराज बेकरी के बाहर खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा और अपने पॉकेट से चाबी निकालकर उसने अपनी कार अनलॉक की और फौरन दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मन में सोचने लगा, पता नहीं पाखी से मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। कुछ सोचकर विराज फुल स्पीड में अपनी कार चलाने लगा, कहीं पाखी निकल ना जाए। मन ही मन विराज सोच रहा था। पाखी के ख्यालों में विराज गुम था और ख्यालों में ही कब उसका घर आ गया उसे पता ही ना चला। जैसे ही विराज में अपना घर देखा, वह फौरन खुशी से अपनी कार से उतारकर अपने घर की ओर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने डोर बेल बजाए। डोर बेल पर जाते वक्त विराज मन में सोच रहा था, इस सोनल के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो गया, आई होप आज पाखी को भी लेट हो गया हो। विराज सोच ही रहा था कि दरवाजा पाखी ने खोला। उसे दरवाजा खोलते देख विराज मन में सोचने लगा, चलो आज तो मेरी शाम भी बन गई। और पाखी ने भी मुस्कुराकर उसका वेलकम किया। लेकिन जैसे ही विराज घर के अंदर पहुंचा, उसकी नज़र लैपटॉप और कनेक्टर पर पड़ी। उसे देखकर विराज में सोचने लगा, यह विनती का तो नहीं है। सोचते हुए वो वहां मौजूद पाखी की ओर देखकर बोला, अरे पाखी, यह क्या है, ये कनेक्टर कैसा, इसे तो बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। इस पर पाखी कुछ हड़बड़ा गई और बोली, अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही, वह मैं बिजनेस की पढ़ाई करती हूं ना, इसलिए मुझे यूजफुल रहता है। पाखी ने फौरन उस कनेक्टर और लैपी को लैपटॉप में डाल दिया। पाखी जब अपना लैपटॉप बैग में डाल रही थी, उसे देखकर विराज मन में सोच रहा था, पता नहीं ये लड़की को देखने से समझ आता है कि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन निश्चित ही ये हमसे कुछ छुपा रही है और कोई बड़ी बात है। इसी दौरान विनती रसोई से विराज के लिए चाय का कप लेकर आ गई और उसे चाय देते हुए बोली, अरे भैया ये लो चाय। कहते हुए विनती चाय का कप विराज की ओर पास की। विनती की आवाज सुनकर विराज का ध्यान टूटा और उसकी ओर देखकर बोला, अरे विनती आज तो अपने ट्यूशन नहीं गई। विराज के सवाल पर विनती वहीं पास रखे सोफे पर बैठती हुई पाखी की ओर देखने लगी और विराज से बोल पड़ी, भैया पाखी मल्टी टैलेंटेड लड़की है, तुम्हें पता है आए अब मुझे पाखी की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पाखी ने बिजनेस और अकाउंट से रिलेटेड पूरे चैप्टर मुझे मुंह जबानी समझा दिया, ऐसा लगता है मानो यह कोई बड़ी बिजनेस टाइकून हो गया है। बात करते करते विनती सोफे से उठकर पास में खड़ी पाखी के पास पहुंच गई और उसके गले पर हाथ डालते हुए अपनी बात फिर से कंटिन्यू करते हुए बोलिए, भैया आप यकीन नहीं करेंगे, जो चैप्टर मुझे मेरे ट्यूशन में मेरे माइंड ब्लोइंग सर नहीं समझा सके, इस बाकी ने तो चुटकियों में मेरे दिमाग में बिजनेस की बातें डाल दी। विराज विनती की बात बड़े गौर से सुन रहा था कि इसी दौरान पाखी बोल पड़ी, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया। पाखी की गोद में रिद्धिमा भी मौजूद थी। पाखी विराज के पास जाकर रिद्धिमा को उसकी गोद में देती हुई बोली,
बाय रिद्धिमा, हम कल फिर मिलेंगे। कहते हुए पाखी ने टेबल पर रखा अपना पर्स उठाया। इसी दौरान रिद्धिमा बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर विनती बोल पड़ी, अरे पाखी, ये तो बहुत ज्यादा रो रही है, मुझे लगता है कि अब ये हमसे ज्यादा तुमसे दोस्ती कर चुकी है। रिद्धिमा का रोना सुनकर पाखी ने अपना पर्स वही पास टेबल पर रख दिया और विराज के हाथ से रिद्धिमा को गोद में ले लिया और उसे चुप कराती हुई बोली, अरे रिद्धिमा बेटा, क्या हो गया? कहते हुए पाखी ने रिद्धिमा को अपनी गोद में उठा लिया। पाखी के गोद में आते ही रिद्धिमा बिल्कुल चुप हो गई। रिद्धिमा को चुप होते देखकर विराज सवालिया नजरों से पाखी की ओर देखकर बोला, लगता है आपने मेरे घर और मेरे घर के मेंबर से बहुत अच्छी दोस्ती बना ली है। विराज को खुद के लिए सवालिया नजरों से देखकर पाखी मन में सोचने लगी, विराज को कहीं मुझ पर कोई शक तो नहीं हो गया, यह इस तरीके से मुझे क्यों देख रहा है। चैप्टर 6 याद। आखिर पाखी ने रिद्धिमा को चुप करा लिया। फिर विराज की गोद में देती हुई बोली, सर ये लीजिए आप। पकड़ी अपनी बेटी को, अब मुझे देर हो रही है, अब ये चुप हो गई है। कहते हुए रिद्धिमा को विराज के हाथ में पाखी ने दे दिया। जब पाखी विराज को रिद्धिमा सौंप रही थी, इसी दौरान रिद्धिमा का हाथ विराज हाथ से टच हो गया और फिर पाखी का वही कोमल स्पर्श विराज को अंदर तक सनसनी फैला दिया। कुछ सोचते हुए पाखी ने भी जल्दी से घर के बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया। घर से बाहर निकल ही रही थी कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसके मोबाइल पर ऑफिस डिस्प्ले हो रहा था। पाखी ने नंबर देखकर उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन विराज ने उसका मोबाइल देख लिया था। मोबाइल छिपाने के चक्कर में पाखी स्लिप हो गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ माय गॉड। कहते हुए पाखी फिर घर के बाहर DISBALANC हो गई। इस बार फिर से विराज ने एक हाथ से रिद्धिमा को पकड़ा था और दूसरे से पाखी को संभाल लिया। पाखी और विराज की नजरें एक दूसरे में अटक गई थी। दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। पाखी खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू। विराज को खुद से धीरे से दूर कर दी और संभालती हुई खड़ी हो गई। विराज ने मुस्कुराते हुए पाखी से कहा, पाखी, तुम्हारी सैलरी मुझे ना आधी काटनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? पाखी ने सवालिया नजरों से विराज से पूछा। पाखी, मैं तुम्हें गार्ड करता रहता हूँ बॉडीगार्ड की तरह, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी काट कर देनी चाहिए। विराज की नजरें और उसकी बात सुनकर पाखी शर्मा गई और बगैर कुछ कहे अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद विनती ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। विराज अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ गया, जहां पहले ही विनती बैठी हुई थी। विनती अपने हाथों में नेल पेंट लगाते हुए विराज से बोली, भैया बहुत माइंडेड लड़की है, ये पता नहीं लेकिन क्यों हमारे घर पर नौकरी कर रही है। विराज ने कहा, विनती यह बात मुझे भी अजीब लग रही है, क्योंकि पहनावे से बातचीत से बहुत ही अच्छे खानदान की मालूम होती है, होगी इसके साथ भी कोई उसकी स्टोरी। विनती ने विराज से कहा, भैया आपको पता है पाखी ने बड़ा बड़ा बिजनेस का मुझे कई चैप्टर मुंह जबानी समझा दिया। विराज ने भी शॉक्ड होते हुए विनती से कहा, वह सब तो ठीक है विनती, यह बताओ पाखी लैपटॉप में क्या कर रही थी? विनती ने विराज से कहा, पता नहीं भैया, उसने कहा कि उसकी भी कोई पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई करनी है तो मैंने पाखी को अपना लैपटॉप दे दिया। ठीक है विनती, कोई बात नहीं, अच्छी लड़की है, बोलकर विराज रिद्धिमा के साथ खेलने लगा। रह रहकर विराज को पाखी की याद आ रही थी। विराज ये चाहता था कि पाखी उसको और रिद्धिमा को छोड़कर एक मिनट के लिए भी दूर ना हो। कहते हुए विराज ने खुद को झटका, अरे यह मैं क्या सोचने लगा, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। विराज ने खुद से बात करते हुए कहा, लेकिन पाखी के पास पेन ड्राइव और कनेक्टर बहुत अलग तरीके का था। वैसा पेन ड्राइव कनेक्टर नॉर्मल लोग के यूज का तो नहीं होता, और मुझे ऐसा लगा कि पाखी के फोन पर जो फोन आया था उसमें ऑफिस डिस्प्ले हुआ था। लेकिन पाखी ने उसे मुझसे छुपाने की कोशिश की थी। ऐसा क्यों, क्या है आखिर पाखी का सच्चाई? कुछ तो है, मैं पाखी को बिना जाने ही उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। क्या है आखिर पाखी की सच्चाई? पता तो करना होगा। सोचते हुए विराज ने विनती को आवाज लगाए, वीनू पाखी के डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाना। तो हाँ जी भैया लाए, वीनू ने आवाज दी। कहते हुए विनती अपने बेडरूम में रखे कबोर्ड में पाखी का डॉक्यूमेंट ढूंढने लगी, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिल रही थी। विनती परेशान होती हुई बोली, भैया यही डार में तो रखा था, कहाँ चला गया? वीनू तुम लोग ना कोई सामान ढंग से नहीं रखते हो। बड़बड़ करते हुए विराज उठकर विनती के कमरे में पहुंच गया और वह भी पाखी का डॉक्यूमेंट ढूंढने लगा। काफी देर
डॉक्यूमेंट ढूंढने के बाद पाखी का डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं मिला। फिर विनती ने उसे समझाते हुए कहा, भैया परेशान मत हो, ये यहीं कहीं रखा होगा, मिल जाएगा ना। मैं तो जानती हूँ उससे बहुत अच्छी लड़की है। हाँ विनती तुम ठीक कहती हो। विराज भी विनती से एग्री किया। एग्री करने के बाद विराज में कुछ सोचते हुए विनती से कहा, लेकिन पता नहीं क्यों विनती, मुझे कभी कभी पाखी बहुत रहस्यमयी टाइप लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात है जिसे वह हम दोनों से छुपा रही है। ओहो भैया, आप बिना बाल की खाल में लगे रहते हो। क्या बात हो सकती है, आप भी ना। कहते हुए वीनू चली जाती। विराज ने मन में बात करते हुए कहा, हो सकता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी विराज की नजर टेबल के पास गिरे हुए कागज पर गई। ये कैसा कागज है? कहते हुए विराज ने उसे उठाया। आए सिंघानिया टेक्सटाइल। वीनू देख, तेरा कोई पेपर यहाँ गिर गया है। कहते हुए विराज ने पेपर साइड में रख दिया और सोने चला गया। लेकिन अब उसे रह रहे कर पाखी का ख्याल आ रहा था। क्या पाखी भी मेरे बारे में वही सोचती होगी जो मैं उसके लिए सोचने लगा हूँ? आई यह मुझे क्या होता जा रहा है? आई मैं बार बार क्यों उसके ख्यालों में गुम हो रहा हूँ? आई मैं अपनी रूपा से बेवफाई नहीं कर सकता। खुद को झटकते हुए विराज सो गया। अगले दिन विराज जैसे ही बेकरी जाने के लिए दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग विराज सर, कहते हुए पाखी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। आज तो मेरा दिन फिर से बन गया, मन में विराज ने विचार किया। आओ पाखी अंदर आओ, कहते हुए विराज ने पाखी को अंदर आने का इशारा किया। अंदर आते हुए पाखी ने कुछ सोचा और विराज के सामने गिरने की एक्टिंग करने लगी। उसे डिसबैलेंस होते देख विराज हड़बड़ाते हुए बोला, ओह हो पाखी, संभालो खुद को। कहते हुए विराज पाखी को कसकर पकड़ लिया और फिर पाखी अचानक जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर विराज कुछ गड़बड़ आ गया और उसे एकदम से छोड़ दिया। आई एम सॉरी सर, मजाक कर रही थी। कहते हुए पाखी जोर जोर से हंसने लगी और विराज भी हंसने लगा। क्या है ना सर, मैंने सोचा कि जब मुझे सैलरी कटवानी ही है तो आपसे काम भी लेना चाहिए। आए कहते हो पाखी जोर जोर से हंसने लगी। पाखी के ऐसा कहने से विराज को लगा कि पाखी भी छुपे हुए शब्दों में विराज को अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। आई विराज बेकरी के लिए निकल गया। सोचते हुए विराज अपने बेकरी पहुंच गया। पाखी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या वह भी वही चाहती है जो मैं चाहने लगा हूं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पाखी इतनी खूबसूरत लड़की है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। वह एक शादीशुदा आदमी और एक बच्चे के पिता से क्यों शादी करेंगे? शायद वह मजाक कर रही थी। मैं गलत सोच रहा हूं। और अपनी कार पार्क करके बेकरी के अंदर गया। जैसे ही बकरी के अंदर पहुंचा, वहां पहले से सोनल मौजूद थी और अपने सामने विराट को खड़े देखकर छेड़ती हुई बोली, विराज आज तो तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है? विराज ने सोनल की बात इग्नोर करते हुए एक्सक्यूज मी कहा और कैबिन के अंदर चला गया। विराज सुनो तो, तुमसे आज कुछ काम है। सोनल ने विराज से कहा, तुम्हें जो भी काम है मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, विराज बोला। सोनल उसे मनाते हुए बोली, विराज सुनो तो प्लीज, मुझे तुम सिंघानिया टेक्सटाइल तक ड्रॉप कर दो ना। वहां मैडम पाखी ने मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट दिया है। पाखी नाम सुनते ही विराज के कान खड़े हो गए। कौन पाखी? विराज ने सोनल से पूछा। ओ विराज, वही पाखी मैडम, सिंघानिया ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल की अकेली मालकिन। आज उनसे मेरा अपॉइंटमेंट है। आई प्लीज मुझे तुम सिंघानिया ग्रुप तक ड्रॉप कर दोगे? सोनल ने विराज से कहा। मैं भी ना पाखी नाम सुनकर ही एकदम सकते में आ जाता हूं। आए एक नाम तो कई लोगों का हो सकता है। आए और इस वक्त पाखी तो मेरे घर में मेरी बेटी रिद्धिमा के साथ होगी। आए विराज ने मन में सोचा। सोनल अब भी विराज को देख रही थी। विराज उसकी ओर देखकर बोला, सोनल तुम ऑटो या कैब बुक कर लो, मैं नहीं जा पाऊंगा। अपने काम में बिजी होने की एक्टिंग करने लगा। सोनल बगैर कुछ बोले उसके बेकरी से चली गई और मन में सोचने लगी, क्या हुआ अगर आज मुझे ड्रॉप नहीं कर रहे, लेकिन कभी ना कभी मुझे अपनी बाइक के पीछे बैठा कर घूमोगे मिस्टर विराज। सोचते हुए सोनम ने कैब बुक किया और वहां से चली गई। दूसरी ओर विराज अपने केबिन में बैठा सोच रहा था, सिंघानिया टेक्सटाइल, यही पेपर तो कल मुझे मेरे टेबल के पास मिला था। मैं भी ना अजीब हो गया हूँ, क्या क्या सोचता रहता हूँ। आई हो सकता है मीनू भी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। आई उसका गिर गया होगा। चैप्टर 7 खूबसूरत सपना। पाखी से मिलने के बाद विराज के पूरे हाव भाव बदल चुके थे। विराज पाखी में डूब जाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं डरता भी था कि पाखी मना ना कर दे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि विराज को यह भी लगता था कि पाखी से अगर वह प्यार करेगा तो रूपा से बेवफाई हो जाएगी। सोचकर हर बार विराज अपने कदम पीछे उठाने लगा था।
लेकिन ये तो पाखी की यादें थी जो हरदम विराज को परेशान करने लगी थी। विराज अपने बेकरी के केबिन में बैठकर आंखें बंद कर खुद से बात कर रहा था। वो सोच रहा था, आखिर कौन है पाखी, क्यों सीधे नजरों से मेरे दिल में उतर गई। ऐसा मैंने सिर्फ अपनी रूपा के लिए फील किया था, लेकिन पाखी। सोचते हुए विराज की झपकी लग गई और उसने सपने में देखा कि उसका मोबाइल बजा। फोन विराज के घर से था, उसके लैंडलाइन नंबर से। विराज ने सोचा, इस वक्त मुझे कौन फोन करेगा। सोचते हुए जैसे ही विराज ने फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आए, हेलो विराज सर, पाखी बोल रही हूँ। पाखी का नाम सुनते ही विराज खुशी से झूम उठा। हाँ पाखी बोलो, क्या बात है। विराज ने कहा, सर मैंने सोचा कि मैं ही आपको फोन करके रिद्धिमा के बारे में बता दूं कि वह सो गई है। कहते हुए पाखी हंसने लगी। विराज भी खुद को संभाल नहीं पाया। विराज ने भी हंस दिया। सच बताओ पाखी, तुम मुझसे बात करने के लिए फोन लगाए हो ना? आए रिद्धिमा का तो सिर्फ एक बहाना था, आए सच बताओ है ना? विराज ने पाखी से पूछा। विराज के सवाल पर पाखी का जवाब आया, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही फोन लगा ली थी। विराज ने पाखी से पूछा, यूं ही तो नहीं फोन लगाई थी, तुम्हें मुझसे बात करना था क्या? तुम भी मेरे लिए वही फील करने लगी हो पाखी जो मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूं? सच सच बता दो। पाखी शर्मा कर फोन रख दी। फोन कट होने के बाद विराज खुद से बात करते हुए बोला, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, फिर से फोन लगाता हूं। सोचते हुए उसने फिर से अपने घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल बैक किया और फोन पाखी ने उठाया। पाखी के फोन उठाते ही विराज बोल पड़ा, पाखी सच सच बताओ, तुम भी वही सोचती हो ना जो मैं तुम्हारे लिए सोचने लगा हूं? सर इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन इससे आप अपने प्रपोजल का इंसल्ट मत समझना। अभी तो आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मैं आपको खुद के बारे में बताऊंगी, फिर आप मुझे अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। पाखी के पहेली भरे जवाब से विराज बोल पड़ा, क्या बात है पाखी, सच सच बताओ। पाखी बोली, सर मिलकर बताऊंगी सर। विराज ने पाखी से कहा, तो ठीक है, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा ताकि मुझे भी तो पता लगे कि एक खूबसूरत लड़की का सच क्या हो सकता है। पाखी बोली, नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं मिलेंगे, आए हम कहीं बाहर मिलेंगे। विराज बोल पड़ा, ठीक है हम कहीं बाहर मिलेंगे। पाखी ने फोन काट दिया। विराज अब भी सपना देख रहा था। इसी दौरान सचमुच उसका मोबाइल बजने से विराज की आंखें खोली और उसने अपने मोबाइल की ओर देखा। फोन उसके घर से था। विराज ने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से आवाज आए, सर मैं पाखी बोल रही हूँ। आवाज सुनकर विराज मन में सोचा, पाखी अब तो मेरे सपने में भी आने लगी है। दूसरी ओर से पाखी ने फिर से कहा, हेलो सर, आप सुन तो रहे हैं ना? इस पर विराज एक बार फिर से चौंक गया और कहा, हाँ पाखी। विराज की आवाज सुनकर पाखी बोली, सर मैं काफी देर से हेलो हेलो कह रही थी, लेकिन आपके साइड से आवाज नहीं आ रही थी। विराज बड़बड़ते हुए खुद से कहा, अरे आएगी भी तो कैसे, मैं जब कुछ कहूंगा तब ना सुनोगी। सॉरी सर, कुछ कहा? पाखी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। विराज ने कहा, हाँ हाँ पाखी सुन रहा हूँ, बोलो। विराज ने कहा, सर बेबी की मेडिसिन खत्म हो गई है, आते समय आप याद से लेते आइएगा। कहते हुए पाखी ने फोन कट कर दिया। आए हे भगवान, अब तो मैं दिन में भी खुली आंखों से पाखी के सपने देखने लगा हूँ। आए मुझे डर लगने लगा है। आए पाखी से कहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचते हुए विराज फोन रख दिया। आज फिर विराज बेकरी से 4:30 बजे ही निकल गया। उसे जल्दी निकलते देख राजू दूसरे स्टाफ की ओर देखकर बोला, आजकल क्या बात है सर, हर रोज बहुत जल्दी निकल जाते हैं। दूसरी ओर विराज ने मेडिकल से मेडिसिन खरीद ली थी और मन में सोच रहा था, मुझे लगता है मुझे खुद को पाखी से दूर रखना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मन बार बार उसकी ओर खींचने लगा है। दूसरी ओर पाखी विराज के घर पर ही मौजूद थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या विराज मुझसे? सोचते हुए पाखी ने रिद्धिमा को गोद में उठा लिया और फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ कुछ और ही मकसद से आई हुई हूँ। अगर मेरी असलियत विराज के सामने आ गई तो प्यार तो दूर की बात है, वो मुझसे कितना नफरत करने लगेगा। सोचते हुए उसने रिद्धिमा को अपने गले से लगा लिया। रिद्धिमा सोई हुई थी और विनती अपने बेडरूम में मौजूद थी। इसी दौरान घर के डोर बेल बजी। पाखी ने रिद्धिमा को बेड पर सुला दिया और गेट ओपन किया। सामने विराज मौजूद था। विराज को देखकर पाखी बहुत खुश हुई। घर के अंदर आते हुए पाखी को मेडिसिन देते हुए बोला, ये लो, मैं मेडिसिन ले आया हूँ। वैसे ये कौन सी मेडिसिन है? विराज ने पाखी से पूछा। पाखी विराज से मेडिसिन लेकर टेबल पर रख दी और बोली,
सर यह कैल्शियम की मेडिसिन है और बेबी के डॉक्टर ने डिस्क्राइब की थी, आप लोग शायद देना भूल गए थे तो मुझे लगा कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं। विराज ने हाँ में सर हिलाया और वही सोफे पर बैठ गए। इसी दौरान पाखी उसके पास जाकर बहुत ही अदब से बोली, सर पानी लेंगे? विराज ने हाँ में सर हिला दिया। पाखी रसोई घर की ओर चली गई। विराज ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी सोते हुए रिद्धिमा को देख रहा था। इसी दौरान विनती ड्राइंग रूम में पहुंच गए और खुश होते हुए विराज के पास वाले सोफे पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भैया आपको पता है आज मेरी ऑनलाइन इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और मुझे बिजनेस ट्रेनिंग के लिए कुछ दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। विराज ने परेशान होते हुए कहा, दिल्ली जाओगी तो यहाँ मैं रिद्धिमा को अकेले कैसे मैनेज कर पाऊंगा? उनकी बातचीत के दौरान पाखी पानी का गिलास लेकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई और विराज को पानी देकर वो भी वही विनती के पास वाले सोफे पर बैठ गई। विनती विराज को समझाते हुए बोली, भैया बस 15 दिनों की बात है, 15 दिनों में मैं आ ही जाऊंगी। और इसी दौरान विनती की नज़र पास बैठी पाखी पर पड़ी। विनती ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, और वैसे भी मल्टी टैलेंटेड पाखी है ना? अरे हाँ भैया, आज इंटरव्यू में मेरी पूरी मदद पाखी ने की, पाखी की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको पता है भैया, जब पाखी बिजनेस की बात करती है ऐसा लगता है मानो पाखी नहीं कोई बड़ी बिजनेस टाइकून हो। पाखी का बिजनेस माइंड बहुत सही है भैया। आए कहते हुए बिनती अंदर चली गई। अरे मैं रिद्धि को अकेले कैसे संभालूंगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, रिद्धि बहुत छोटी है। विराज मन ही मन सोच रहा था। पाखी विराज के पास वाले सोफे पर बैठी हुई थी और उसने विराज के चेहरे की ओर देखकर उसकी परेशानी समझ ली थी। पाखी ने विराज की ओर देखकर कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं तो अपने समय से आऊंगी ही और 1-2 घंटा और रुक जाऊंगी ताकि रिद्धि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पाखी की बात सुनकर विराज खुश होते हुए बोला, ओह थैंक्स पाखी, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इसी दौरान पाखी का मोबाइल बजा। उसका मोबाइल विराज के ठीक सामने वाली टेबल पर मौजूद था। विराज ने पाखी का मोबाइल उठाया। उसकी स्क्रीन पर ऑफिस डिस्प्ले हो रहा था। पाखी विराज के हाथ में अपना फोन देखकर कुछ परेशान हो रहे थे। विराज पाखी के हाथ पर फोन रखते हुए बोला, आपका फोन आ रहा है ऑफिस से। पाखी ने बगैर कुछ कहे फोन रिसीव किया और कहा, हाँ ठीक है, कुछ दिन में मुलाकात करेंगे, आप हमारे घर आ जाए। और बात होने के बाद उसने फोन कट कर दिया। कुछ सोचकर पाखी सोफे से उठकर रसोई की ओर जाने लगी। विराज बोल पड़ा, पाखी डोंट माइंड, लेकिन तुम्हारे फोन पर ऑफिस डिस्प्ले होता है। आए तुमने कहा था कि तुम तो कोई जॉब नहीं करती, आए तो फिर यह किसका नंबर है? पाखी मन में सोचने लगी, विराज के इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? चैप्टर 8 पाखी और विराज की नाजदीकियन। विराज का सवाल सुनकर पाखी बोली, अरे नहीं सर, किसी का भी तो नहीं, एक्चुअली ऑफिस मैंने अपनी फ्रेंड के नाम से सेव कर रखा है, वह जब देखो तब ऑफिशियल तरीके से ही मुझसे पेश आती है, इसलिए मैंने उसका नाम ऑफिस के नाम से सेव कर रखा है, वैसे उसका नाम उजाला है। पाखी ने हड़बड़ाकर अजीबोगरीब बहाने बनाते हुए विराज से कहा। पाखी की बात सुनकर विराज को बड़ा अजीब लगा और उसने मन में सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। पाखी उसके सामने मौजूद थी और बहुत हड़बड़ा ही हुई भी विराज उसकी ओर देखकर बोला, सुनो पाखी, सच सच बताओ तुम कौन हो और मेरे घर क्या करने आए हो? आज मैं सिर्फ सच में जानना चाहता हूं। कहते हुए विराज उसके करीब पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ लिया। पाखी को उसकी करीबी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को विराज से दूर किया और नजरें चुराते हुए कहा, देखिए सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। पाखी के हटते ही विराज को कुछ अजीब लगा और उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं पाखी, सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? कहीं तुम मेरी बेटी या मेरे जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रही हो? कहते हुए विराज पाखी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सर आपको हो क्या गया है? आप मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? पाखी ने विराज से कहा, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि जो तुम मेरे सामने बनकर आए हो वह तुम हो नहीं, कौन हो तुम? आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। विराज ने अपनी आवाज कुछ तेज कर दी थी। पाखी बोली, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं फौरन काम छोड़कर जाने को तैयार हूं। पाखी की बात सुनकर विराज घबरा गया और बोला, नहीं नहीं पाखी, तुम ऐसा मत कहो, दरअसल मेरा दिमाग खराब हो गया है, आई एम सॉरी। पाखी का जवाब आया, सर आप सॉरी मत करना, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है, लेकिन यकीन मानिए मैं गलत नहीं हूं और आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। बोलकर पाखी चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर विराज खुश हो गया
और एक बार फिर उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। पाखी ने उसे कहा, क्या कर रहे हैं आप? विराज ने पाखी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पाखी, तुम मुझे सर नहीं विराज कहा करो, सिर्फ विराज। पाखी ने विराज से कहा, आपको आज हो क्या गया है? आज आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरा इतना करीब आना अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, इसके बाद मैं कभी तुम्हारे इतने करीब नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। आई। विराज ने पाखी की आंखों में आंखें डालते हुए और अपनी बातों से पाखी की कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। पाखी ने विराज का हाथ कसकर पकड़ लिया। विराज उसके और करीब जाकर बोला, अब बताओ कौन हो तुम? पाखी ने मन में सोचा, अभी सच बताने का सही समय नहीं है, मुझे कुछ और बहाना बना देना चाहिए। सोचते हुए पाखी विराज की ओर देखकर बोली, मेरा नाम पाखी सिंघाई है और मेरे पापा फैब्रिक मर्चेंट थे और मेरी शादी ऐसे शख्स करवाई जा रही थी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गई और उसी दिन आपका जॉब पेपर पर पड़ा। सोचते हुए पाखी चुप हो गई और धीरे से बोली, और यहाँ आकर मेरा एक पश्चाताप भी पूरा हो जाएगा। लेकिन विराज ने उसके उस धीमी आवाज को सुन लिया था। पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? विराज ने पाखी के और करीब आते हुए पूछा। विराज के सवाल पर पाखी घबरा गई और फिर विराज को देखकर बोली, वह मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसा पश्चाताप, लेकिन ये यकीन मानिए कि मैं गलत नहीं हूं और ना ही कभी आपके या रिद्धिमा के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी या होने दूंगी, मुझ पर यकीन रखिए। ये सुनते ही विराज ने पाखी को जोर से गले लगा लिया और पाखी भी विराज को बहुत मजबूती से पकड़ ली। विराज पाखी पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, पाखी, काश ये समय यहीं रुक जाए और कभी ना बीते। पाखी ने कुछ नहीं कहा। उसे भी विराज की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। इसी दौरान रिद्धिमा रोने लगी। अरे, रिद्धिमा की रोने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। कहते हुए पाखी ने खुद को संभालते हुए विराज से दूर किया। विराज भी लंबी और गहरी सांसें भरते हुए पाखी को एक देखा ही जा रहा था। पाखी भी अपने बाल ठीक करते हुए रिद्धिमा के पास चली गई। विराज ने मन ही मन बात बात करते हुए कहने लगा, ओहो, रिद्धि को भी अभी ही रोना था और महसूस करने लगा खुद से आ रही पाखी की प्यारी सी खुशबू को और उसके कोमल से स्पर्श को। इसी दौरान उसके मन में ख्याल आया, लेकिन पाखी ने कहा, पश्चाताप? कैसा पश्चाताप करना चाहती है? ठीक है, उसने मुझे खुद पर यकीन रखने कहा है, मैं यकीन करूंगा। कहते हुए विराज बिना वजह मुस्कुराने लगा और वही ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। इसी दौरान पाखी ने रिद्धिमा को विनती के बेडरूम में सुला दिया था और ड्राइंग रूम में विराज के पास आकर उसने कहा, सर, मैं जा रही हूं। कहते हुए पाखी विराज के बहुत करीब आ गई थी। उसका खुद से विराज के इतने करीब आना विराज को बहुत सुकून दे रहा था और विराज ने एक बार फिर से पाखी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन पाखी विराज का दोनों हाथ पकड़कर दूर से ही विराज को फ्लाइंग किस देते हुए और चली गई और पाखी अपने घर के लिए निकल गई। ओ गॉड, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, सोचते हुए विराज हंसने लगा। उसके जाने के बाद विराज का मोबाइल बजा। विराज ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आए, हेलो विराज, बेकरी? जी हाँ, मैं बेकरी से ही बोल रहा हूँ, बताइए। विराज ने कहा, देखिए, हमें 1 क्विंटल का केक बनवाना है और उसमें 28 फ्लो होने चाहिए। वहां से आवाज आए। विराज ने परेशान होते हुए कहा, पर मिस्टर, हाउ कैन दिस पॉसिबल? वहां से आवाज आए, देखिए, आपकी बेकरी और आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए हम आपको मनचाहा पेमेंट देंगे, लेकिन हमें 26 फ्लो का केक बनाकर दे दीजिए। क्या है ना, कल पाखी मैडम का बर्थडे है, पाखी मैडम का बर्थडे है और उन्हें पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। पाखी नाम सुनकर विराज फिर शॉक्ड हो गया और फोन करने वाले शख्स से विराज ने पूछा, आप कहां से बोल रहे हैं सर? विराज ने पूछा, सर, मैं सिंघानिया टेक्सटाइल से बोल रहा हूं और पाखी मैडम सिंघानिया टेक्सटाइल की इकलौती मालकिन है, उन्हीं के लिए हमने स्टाफ वालों ने मिलकर उनके बर्थडे का सरप्राइज प्लान किया है। फोन करने वाले शख्स ने विराज से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों का दिल नहीं टूटने दूंगा, मैं आप लोगों को केक बनाकर भिजवा दूंगा। विराज ने भी मुस्कुराते हुए फोन करने वाले शख्स से कहा, थैंक यू सो मच सर। कहते हुए वहां से फोन कट गया। फोन कट होने के बाद फिर आज एक बार फिर पाखी के बारे में सोचने लगा और खुद से बात करते हुए धीरे से उसने कहा, चलो, अब तो विनती भी 15 दिन के लिए घर पर नहीं रहेगी, अब सिर्फ मैं और पाखी होंगे आए। कहते हुए विराज मुस्कुराने लगा और खुद से बात करते हुए धीरे से उसने कहा,
चलो भाई, आजकल मेरी जिंदगी में पाखी ही पाखी आ रही है, एक घर की पाखी और एक बाहर की भी पाखी। मुझे एक अच्छा केक रेडी करना है, चलो भाई विराज। कहते हुए विराज मुस्कुराने लगा। अब तो दिन रात विराज पाखी से मिलने का ही इंतजार करता रहता कि कब जल्दी से सुबह हो और वह बाकी का चेहरा देखकर अपनी बेकरी को जाए। अगले दिन सुबह डोर बेल बजी। विराज भाग कर दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग विराज सर, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग विराज, पाखी ने अपनी खनकती हुई आवाज में विराज से कहा। आए और अंदर जाने को हुई। जैसे ही पाखी घर के अंदर पहुंची, विराज ने उसे गोद में उठा लिया। पाखी पहले तो कुछ हड़बड़ा गई, फिर विराज की ओर देखकर बोली, अरे अरे विराज छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हारा वेट चेक कर रहा था कि रात भर में मोटी तो नहीं हो गई। कहते हुए विराज ने पाखी को गोल घुमाया और वहीं पास में रखे सोफे पर बैठा दिया। चलो पाखी, अब तुमसे मुलाकात हो गई, अब मेरा सारा दिन अच्छा अच्छा ही जाएगा। मुझे बेकरी जाना है, आज मुझे बहुत अच्छा और चैलेंजिंग टाइप का काम मिला है। आई चलो मैं चलता हूँ, बाय। कहते हुए विराज बकरी चला गया। हे ईश्वर, काश मेरी दुनिया विराज के साथ ऐसी ही चलती रहे, कभी भी मेरा सच या मेरा अतीत विराज के सामने ना आए। पाखी ने आंखें बंद करते हुए मन में कहा। इसी दौरान विनती ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां पाखी पहले से मौजूद थी। उसे देखकर विनती बोली, अरे पाखी तुम आ गई। पाखी बोली, हाँ बस मैं अभी कुछ देर पहले ही आए। अच्छा पाखी, रिद्धिमा सो रही है, तुम संभाल लेना प्लीज, मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, 15 दिन बाद आ जाऊंगी। आई लव यू पाखी। कहते हुए विनती ने पाखी को जोरदार तरीके से गले लगाया और पाखी के गालों में किस किया। थैंक्स पाखी, तुम्हारी वजह से आज मेरे हाथों इतनी बड़ी ऑफ अपॉर्चुनिस्ट लगी है। विनती ने पाखी से कहा। अरे नहीं, तुम्हें तुम्हारा काम नहीं करना क्या, चलो जल्दी जाओ। कहते हुए पाखी ने विनती को विदा किया। अरे अरे विनती, 1 मिनट रुकना ना, मैं अभी आए। कहते हुए भागकर पाखी किचन में रखे फ्रिज के पास गई। ये लो विनती, दही शक्कर खाकर घर से निकलो, मेरी माँ कहती है कि दही शक्कर खाकर घर से निकलने से सारा काम बहुत अच्छा होता है। कहते हुए पाखी ने 1 चम्मच दही शक्कर विनती को खिला दिया। ओके बाय पाखी, थैंक यू। कहते हुए विनती चली गई। दरवाजा बंद करते हुए पाखी ने सोफे पर बैठकर चैन की सांस ली। पाखी मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं विराज को अपने बारे में सब सच बता दूं? क्या वह मुझे कभी माफ कर पाएगा? मेरे गुनाह कहीं विराज के प्यार पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? नहीं, मुझे विराज को पहले सब सच बताना होगा ताकि विराज मुझसे नफरत न करने लगे मेरे गुनाह जानकर। पाखी मन ही मन बड़बड़ आती हुई बोली। विराज अब बेकरी पहुंच चुका था। अरे राजू चल जल्दी जल्दी काम पर लग जा, आज शाम तक अपन को इतिहास लिख देना है, विराज ने राजू से कहा। विराज को ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर राजू और बाकी के बेकरी के स्टाफ वाले आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं पिछले 1 महीने से विराज सर को क्या हो गया है। सर पहले की तरह खुशमिजाज हो चुके हैं। चलो अच्छा है, सर की हंसी को किसी की नजर ना लगे। कहते हुए स्टाफ वाले भी विराज के पास आ गए। सर बताए क्या इतिहास रचना है? कहते हुए स्टाफ के लोग विराज के पास खड़े हो गए। विराज सारे स्टाफ को समझाते हुए बोला, देखो जैसा कि तुम सबको पता है कि हमारे बेकरी की पाइनएप्पल पेस्ट्री फेमस है, लेकिन हमें इसी में आज 26 फ्लो का केक बनाना है और बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी पाखी मैडम का बर्थडे है आज, वह उन्हें उनके ऑफिस के लोग सरप्राइज करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है अपनी बेकरी को फेमस करने का, तो चलो जल्दी जल्दी केक रेडी करें। कुछ देर बाद विराज और उसके बेकरी स्टाफ के लोगों ने बहुत ही खूबसूरत 26 फ्लो का केक रेडी कर लिया। विराज ने आए हुए नंबर पर वापस कॉल बैक करके कहा, सर आपका केक रेडी हो गया है और डिलीवर कहाँ करना है बता दीजिए। दूसरी ओर से आवाज आए, आप सिंघानिया टेक्सटाइल ग्रुप में आ जाए, आए यहाँ पर 7th फ्लोर पर हमारा ऑफिस है, यही केक डिलीवर कर दीजिए। विराज ने फोन पर कहा, ठीक है केक डिलीवर करने मैं खुद आऊंगा, कहीं स्टाफ के लोगों से केक खराब ना हो जाए इसलिए। यस मिस्टर विराज वेलकम। कहते हुए फोन कट गया। पाखी नाम सुनकर ही मुझे मेरी पाखी का चेहरा याद आ जाता है। कहते हुए विराज हंसने लगा। कुछ देर बाद विराज केक लेकर सिंघानिया ग्रुप पहुंच चुका था। उसके साथ राजू के अलावा बेकारी के 4 लड़के और भी थे जिन्होंने केक पकड़ रखा था। विराज ने बिल्डिंग को देखते हुए कहा, हाँ यही तो एड्रेस बताया था फोन पर, चलो केक आराम से लेकर चलना है। कहते हुए विराज ने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया और जैसे ही विराज लिफ्ट में पहुंचा, वैसे ही विराज तो ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग में उसे पाखी दिखे, साथ में रिद्धिमा भी थी पाखी की गोद में। फिर उसने मन में सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भी ना आजकल हर जगह पाखी ही नजर आने लगी है।
आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।